रोहन बोपन्ना इज फ्रॉम कूर्ग। तो हम लोग ऐसे ही एक बार फैमिली को लेके छुट्टी पे गए थे और वहाँ उसके डैड के साथ क्लब में बैठा था मैं, मडिकेरी क्लब था। तो वहाँ पे बैठे थे तो बच्चा खेल रहा था और मिस्टर बोपन्ना सेड, अरे आई नो योर नंदनबाल, तो जरा बच्चे को व्हाट शुड वी डू। तो आई सॉ हिम प्ले। इवन दैट टाइम ही वाज वेरी टॉल, ही वाज हार्डली 15-16 साल का था, टॉल था, रॉ एनर्जी, रॉ पावर जो बोलते थे सब उसके पास था। एंड इंस्टिंक्टिवली आई सेड उसको पूना भेज दो। अब मुझे खुद पता नहीं कि मैंने, क्योंकि उस टाइम तक रोहन ने ना किसी टाइटल जीता था या कोई मैचेस अच्छी बड़ी जीती थी, ऐसे कुछ नहीं था, पर इंस्टिंक्टिवली मुझे ये लगा कि ये बनेगा प्लेयर। क्योंकि बहुत सारे चैंपियंस को आपने ट्रेन किया, पर कोई एक ऐसा स्पेशल स्टूडेंट जो आपके बहुत दिल के करीब हो? वैसे तो सारे बच्चे ही है सारे, बट या आई मीन इवन टुडे लिएंडर इज वेरी क्लोज। ओके, अभी भी हम लोग we talk a lot. I speak a lot with Rohan also, but Leander is somebody that I speak a lot to. अभी भी Leander and I chat a lot. कभी भी वो कलकत्ता से फोन करता है कि भाई मैं बम्बई आ रहा हूँ, तो I make it a point to come to Bombay. We have lunch, dinner. तो yeah, we are still very close. पर कोई ऐसा क्रिटिसिज्म जो आपको लगता था कि ये अननेसेसरी था या यहाँ पे मेरे से चूक हो गई, ऐसा कुछ? नहीं, not really. ऐसे because we are very fair. क्योंकि वो सिलेक्शन कमेटी में I am the chairman, but मेरे साथ बहुत सारे बहुत experienced लोग हैं who are been in the game for the last 30 years. It's the sport which is big. It is not the player. It is not the association. तो दोनों तरफ से ये एक थोड़ा ये होना चाहिए कि वी आर डूइंग दिस फॉर द स्पोर्ट। स्पोर्ट से मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मुझे आई मीन जो भी है, आई एम टुडे वेयर आई एम बिकॉज ऑफ द स्पोर्ट। स्पोर्ट इज नॉट देयर बिकॉज आई एम बिग। नाउ अ चैंपियन विल हैपन ओनली बिकॉज ऑफ द सिस्टम, नॉट इन स्पाइट ऑफ द सिस्टम। ये सिस्टम के बावजूद नहीं होगा, ये सिस्टम की वजह से होगा चैंपियन। तो पहली बात है कि अपनी सिस्टम को लाइन पे लाना है, उसे स्ट्रीमलाइन करना है। जब वो होगा उसके बाद हम लोग टॉप 100 प्लेयर्स के बारे में सोचेंगे। एक बार टॉप 100 के टॉप 50 में अगर 4-5 प्लेयर्स आ गए तो फिर उसके बाद टॉप 5 इन द वर्ल्ड इज अ लिटिल इजियर, बट द बिगेस्ट बैटल इज गेटिंग प्लेयर्स इनटू द टॉप 50 और उसके लिए आपको आपकी सिस्टम्स इन प्लेस होनी चाहिए। सो आपको अभी आगे फ्यूचर कैसा दिखता है इंडियन टेनिस का? वी हैव द पोटेंशियल टू बी इन द टॉप। अभी आप डबल्स की बात कर लो, वी हैव 7 or 8 प्लेयर्स इन द टॉप 100, टॉप 150। ओके, इट्स नॉट हैपेंड इन सिंगल्स, बट इन डबल्स वी हैव 7 or 8 प्लेयर्स, विच इज मेरे हिसाब से सिर्फ यूएस या फ्रांस के ऐसे 2 देश है जहां पे 7 या 8 प्लेयर्स टॉप 150 में। नमस्कार, मैं हूं सरवीर सिंह और स्वागत है आपका द राइजिंग भारत पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं मिस्टर नंदनबाल, जो कि एक पूर्व अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्होंने भारतीय टेनिस टीम को कोचिंग भी किया हुआ है और वर्तमान समय में वो भारतीय टेनिस टीम के सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं। उन्होंने लिएंडर पेस, रोहन बोपन्ना और रोहित राजपाल जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को कोचिंग भी किया हुआ है। आज के पॉडकास्ट में हमने उनके साथ डिस्कशन किया है उनके कोचिंग और उनके टेनिस करियर के बारे में, उनके सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन के एक एक्सपीरियंस के बारे में, कैसे वो सामंजस्य बैठाते हैं युवा और एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के बीच में जब वो टीम का चयन करते हैं। हमने उनसे बात किया है भारतीय टेनिस के फ्यूचर के बारे में और भारतीय टेनिस में और ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को लाने की उनके रणनीति के बारे में, और साथ में हमने उनसे पूछे हैं कुछ इंटरेस्टिंग सवाल, जैसे कि क्या सिंगल्स में भारत के लिए ग्रैंड स्लैम जल्दी आने की संभावना है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हम और ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट अपने प्लेटफॉर्म पर ला पाएंगे। तो आइए मिलते हैं नंदनबाल जी से। थैंक यू सो मच सर। आपने काफ़ी बिजी शेड्यूल है आपका और आप पुणे से ऑल द वे ट्रैवल करके मुंबई आए हुए हैं। काफ़ी हेक्टिक जर्नी रहा है, उसके बाद भी आपने टाइम दिया है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। यू वेलकम।
सो सर, अगर आपका देखा जाए तो एक पूरा लाइफ टाइम आपने टेनिस को दिया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ ड्रीमर एंड नाउ आप दूसरों के ड्रीम को फुलफिल करने का एक अथक प्रयास कर रहे हैं जी। सो अगर एक आप जर्नी बताएं, क्योंकि आप एज ए स्पोर्ट्स प्लेयर भी रहे हैं, खेला भी है आपने प्रोफेशनल टेनिस, कोचिंग भी करी है, सारे बड़े नाम अगर देखे जाए तो रोहन बोपन्ना से लेकर के और लिएंडर पेस तक को, एंड करेंट प्लेयर्स भी अगर देखा जाए तो और अभी आप सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं जी। तो अगर एक अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड दे, कहाँ से आपने टेनिस के बारे में सोचा, कैसे स्टार्ट किया और यहाँ तक कैसे पहुंचे? तो शुरुआत तो बहुत ही मामूली सी थी। मेरे पिताजी LIC में एक ऑफिसर थे। ओके। तो LIC का होता है कि इट्स अ ट्रांसफरेबल जॉब। हाँ। तो पूना से 4-5 घंटे की दूरी पे एक छोटा सा गांव है परभणी बोल के, मराठवाड़ा एरिया में। तो वहाँ पे उनकी ट्रांसफर हुई थी। तो वहाँ पे वैसे स्कूलिंग का ज़्यादा कोई स्कोप था नहीं, इसलिए फिर डैड ने कहा कि भाई आप लोग फैमिली तो पूना में ही रहेगी। अच्छा। और जैसे छुट्टियाँ आती है तो आप लोग छुट्टी में हमारे यहाँ आओ। ओके। तो समर की छुट्टियों में हम लोग परभणी निकल जाते थे। मेरे हिसाब से दैट वाज 1970, 11 साल का था मैं। अच्छा। और परभणी तो उस टाइम, अभी तो काफी बड़ा हुआ है, लेकिन उस टाइम में कुछ था ही नहीं वहां। अच्छा। तो बस एक ऑफिसर्स क्लब था जहां पे एक टेनिस कोर्ट था। और पिताजी यही कहते थे कि भाई समर में आए हो, आम खाने के अलावा और कुछ कर नहीं रहे हो, तो चलो मेरे साथ। वो खुद खेलते थे, तो चलो मैं तुम्हें टेनिस सिखाता हूँ। तो ऐसे वो शुरुआत हुई थी। परभणी से छुट्टियों के बाद जब पूना आए तो डैड ने कहा कि भाई कंटिन्यू करो, अच्छी हैबिट लगी है, अच्छा आउटडोर स्पोर्ट है। तो वहां से फिर डेक्कन जिमखाना पूना में हमने एक कोचिंग स्कीम ज्वाइन की और बस वहां से शुरू हुई सफर। जो भी था वो वहां से शुरू हुआ। वहां पे एक डॉक्टर GA रानडे बोल के फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ AIT थे। अच्छा। बहुत शौकीन थे, वैसे प्रोफेशन से डॉक्टर थे। अच्छा। लेकिन टेनिस के बहुत शौकीन थे, पैशनेट। अच्छा। तो उन्होंने मुझे वहां देखा और मेरे डैड से कहा कि इस बच्चे की पढ़ाई बड़ी को छोड़ो, इसको बस टेनिस में ही लगा दो। ओके। तो बस वही था। और फिर ऐसा है ना कि डैड खुद टेनिस खेलते थे। मेरी मदर एक बहुत अच्छी बैडमिंटन प्लेयर थी। अच्छा। तो स्पोर्ट्स तो घर में उसका माहौल तो था ही घर में। तो बस वहीं से शुरू हुआ। और उसमें कुछ ऐसे ये नहीं था कि उस वक्त में ये था ही नहीं कि भाई ये प्रोफेशनल टेनिस बन जाएगा, प्लेयर बन जाएगा या फिर पैसे कमाएगा, फिर ये करेगा वो करेगा, ऐसा कुछ था ही नहीं। बस हम लोग खेलते थे मजे के लिए, और कुछ नहीं था। और उसमें उससे जो मजे मजे में चैंपियन बन गए। मैं पढ़ रहा था कहीं तो न्यूज़पेपर में था आपका कि नहीं, आपने इंटरव्यू में बोला कि आम खाते खाते मोटा हो गया था एंड दैट वो बस वेट लॉस के लिए वो टेनिस के लिए बोला। बस बिल्कुल वही से शुरुआत हुई थी। ओके। सो लेकिन अगर देखा जाए, क्योंकि आपने बोला कि आपने प्रोफेशनली उसको एज अ करियर ऑप्शन चुना नहीं था, क्योंकि अगर 1970s में अगर देखा जाए जब आपने स्टार्ट किया था तो उस टाइम तक टेनिस में कुछ खास ऐसा हमने इंटरनेशनल लेवल पे अचीव नहीं किया था जी। क्योंकि जो पहला मेडल अगर देखा जाए ये आया ओलंपिक का आया, वो भी काफी लेट आया है और ग्रैंड स्लैम में भी काफी लेट आया। तो आपके टाइम पे क्या था, मतलब माहौल क्या था जब आपने इनिशियली तो आपने एज अ प्रोफेशन नहीं लिया, लेकिन जब एज अ प्रोफेशन जाने का सोचा तो क्या थे इंस्पिरेशन, क्या थे, क्या मोटिवेशन था? तो शायद पहली बड़ी एक जो चुनौती होती है वो अपनी 10th या हमारे इस टाइम में SSC बोर्ड एग्जाम्स होते हैं। हाँ। तो मेरे हिसाब से मैं कभी अच्छा स्टूडेंट था ही नहीं। तो पढ़ाई करके आगे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, ये मेरे बस की बात नहीं थी। डैड स्पोर्ट्स में तो थे ही, वो एक्चुअली अच्छे टेबल टेनिस भी बहुत खेल लेते, बहुत टेबल टेनिस उन्होंने बहुत सारे स्टेट को भी रिप्रेजेंट किया था। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, लॉयर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, सब कमाते हैं, लेकिन अगर स्पोर्ट में जाना है तो बस उस टाइम में सिर्फ वो जो पहले 1-2 लोग थे टॉप पे वही कमाते हैं। तो अगर स्पोर्ट में जाना है तो जरूर जाओ, लेकिन अगर स्पोर्ट में जाके आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो अगली पूरी जिंदगी आपको झेलनी है। सही बात है। आपको मेरे से, मैं तो LIC में ऑफिसर हूँ, आपके लिए कोई ज्यादा जायदाद वायदाद तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो जो भी आपको करना है आपके खुद के बल पे करना है।
कहीं मुझे वो एक चुनौती लगी और कहीं खेलना तो था ही, वो तो तय था, बिकॉज आई वॉज क्रेजी अबाउट टेनिस, अबाउट स्पोर्ट। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं ये चैलेंज ले लेता हूँ और आगे जो भी होगा देखा जाएगा। सो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। लेकिन वो जो माहौल था 70s में, मिड 70s में, फैंटास्टिक माहौल था, क्योंकि उस वक्त में ये जो आप प्रोफेशनलिज्म कह रहे हो वो था ही नहीं। हम लोग एमेच्योर्स थे, हम लोग बच्चे थे एक्चुअली, 14-15 साल के 16 साल के बच्चे थे। पूरी सर्किट, उसके में सर्किट कहते थे वो, अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल तक बहुत सारी टूर्नामेंट्स होती थी इंडिया में। अच्छा। ऑल ओवर इंडिया, स्टार्टेड इन द नॉर्थ, वेंट ऑल द वे डाउन टू द साउथ। तो हम लोगों के लिए एक साथ ट्रेन में जाना, बस में जाना, कभी कभी बस ट्रेन नहीं मिली तो ट्रक में जाना, ऐसे भी हमने किया है। एंड वी ऑल प्लेड टुगेदर, वी ऑल स्टेड टुगेदर, और हमने डॉर्मेटरीज में रहे, गेम्स खेले, ताश खेले। जब मैच में था तब कॉम्पिटिटिव था, लेकिन जब कोर्ट से बाहर निकले तो दोस्त थे। तो ऐसा वो माहौल था। कोई भी उस वक्त पैसे कमाने के लिए खेल नहीं रहा था, बस जीतने के लिए खेल रहा था। अच्छा। सो दैट वाज द, उस टाइम का जो माहौल आप कह रहे हैं वो ये था। और सारे के सारे दोस्त थे, और उस वक्त 70s के जो मेरे दोस्त थे वो आज भी मेरे खास दोस्त हैं। 50 साल हो गए आज, लेकिन फिर भी वी आर स्टिल इन टच। जब कहीं भी हम लोग, पूरी दुनिया में, कोई स्विट्जरलैंड में है, कोई अमेरिका में है, कोई बेल्जियम में है, लेकिन वी आर इन टच इवन टुडे। तो ये हमारे लिए ये बहुत खास बात थी, जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था एक तरीके से। दोस्त बहुत बना लिया। तो आपको ऐसा कब लगा, स्टार्ट तो किया, बट आपको ऐसा कब लगा कि नहीं आप थोड़ा सीरियस हो गए हो और आप नेशनल इंटरनेशनल मैचेस खेल सकते हो? वो फील कब आया? वो था शायद जब मैं 16 साल का था, 16-17 साल का था। Okay. और उस वक्त आई हैड एक तय कर लिया था कि बस इसी में रहना है। Okay. और जो भी मेहनत करनी चाहिए थी उस वक्त, तो वो तो सब हो ही रहा था, लेकिन वो जो एक लक फैक्टर होता है वो कहीं ना कहीं हो नहीं रहा था। तो जैसे एक उस जमाने में एक जूनियर टीम हमेशा यूरोप जाती थी। अख्तर अली साहब हमारे जो बहुत बड़े कोच थे, वो टीम को लेके जाते थे, और 3 या 4 बच्चे शायद उसमें सिलेक्ट हो जाते थे। और जब मैं 17 साल का था तो मुझे लगा था कि मैं इंडिया में 3rd हूँ, 4th हूँ। किसी वजह से, रैंकिंग से भी मैं 3rd 4th था, लेकिन किसी वजह से मेरी सिलेक्शन हुई नहीं। Okay. तो वो एक थोड़ा ट्रिगर पॉइंट होता है। उस ट्रिगर पॉइंट पे मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, छोड़ो यार मैं कुछ और करता हूँ, या फिर ऐसे कैसे सिलेक्शन नहीं हुई, अगली बार तो हो लेके छोड़ूंगा। हाँ, लेके छोड़ूंगा। तो उस जमाने में हमारे एक दोस्त थे, पुणे के दोस्त थे, वो अमेरिका में एक कैंप चलाते थे। अच्छा। और एक किसी अमेरिकन कोच के लिए कैंप चलाते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई वी हैव स्कोप कि 1-2 बच्चों को हम फ्री दे सकते हैं वहाँ ट्रेनिंग। अच्छा। तो आई नो तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तो आप मेरे साथ चलो। और ये 10 हफ्ते का कैंप था यूएस में, और वहाँ के बहुत ही फेमस कोच थे, वेल्बी वैन हॉर्न नाम था उनका। तो वेल्बी ने उस समय, वेल्बी में वन ऑफ द टॉप कोचेस इन द वर्ल्ड, जैसे कि आर्थर एश प्लेयर थे, वर्ल्ड चैंपियन, वो उनके स्टूडेंट थे। चार्ली पैसरल वर्ल्ड चैंपियन थे, वो उनके स्टूडेंट थे। तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन वेल्बी के साथ बन गया। हालांकि मैं 16-17 साल का था, वेल्बी 55-60 साल के थे, 50-55 साल के थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मेरी एक, क्या कहते हैं उसे, पैशन समझ में आई और अच्छी लगी। और उन्होंने कहा कि जितनी देर आप चाहते हो आप यहाँ रह लो। अच्छा। और आपकी कोचिंग मेरी तरफ से। एंड दैट इज हाउ आई इम्प्रूव्ड, कि एक वर्ल्ड फेमस कोच के साथ 10 हफ्ते रहना, 2.5 महीने। और जैसे मैं वापस इंडिया आया तो आई स्ट्रेट अवे बिकेम नेशनल चैंपियन। और फिर रैंकिंग में हालांकि नंबर 2 था, बिकॉज रमेश कृष्णन वाज देयर, ही वाज नंबर 1। बट अगले साल वो टीम में जाना तो तय था। एंड दैट इज हाउ इट स्टार्टेड।
सो जब पहली बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया जी। वो मैच किसके अगेंस्ट में था और क्या मतलब क्या फीलिंग था? यार आप तो मुझे अभी 50-55 साल पीछे ले जा रहे हो, लेकिन हाँ पहले एक्चुअली इवन बिफोर डेविस कप की डेब्यू मेरी शायद 79 में थी, लेकिन उससे भी पहले 78 में आई वाज सिलेक्टेड फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। 78 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जो हर 2 साल 4 साल होती है, वो थी उस वक्त मेक्सिको में थी। और उस टाइम पहली बार मैं इंडिया के लिए सिलेक्ट हो गया। और उस टाइम में हम लोग मेक्सिको गए एंड एज शायद मेरी खेल अच्छी थी, शायद किस्मत बदल रही थी, गुड लक मेरे साथ होने लगा था, ब्रेक्स मिल रहे थे, तो उस वक्त वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स इन मेक्सिको आई रीच द फाइनल्स। और दैट वाज द फर्स्ट टाइम इंडिया की पूरी हिस्ट्री में, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की हिस्ट्री में वो पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी एथलीट को मेडल मिला था। और जब वो क्या कहते हैं उसे, वो पोडियम जो होता है, आप खड़े रहते हैं, आई लॉस्ट इन द फाइनल्स तो सेकंड प्लेस में था, और आपका जब फ्लैग ऊपर जाता है, वो जो एक फीलिंग होता है आपकी, जब नेशनल एंथम प्ले होती है या वो फ्लैग ऊपर जाता है, वो जो एक फीलिंग होती है, वो कभी आप भूल ही नहीं सकते। इट्स क्योंकि उस वक्त में तो पैसे कमाना तब भी इतना ये नहीं था, दैट वाज नेवर द गोल। जीतना गोल था, चैंपियन बनना गोल था, और कंट्री के लिए खेलना, देश के लिए खेलना, ये गोल था। तो ये तीनों जब एक साथ हुए और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जैसे प्लेटफॉर्म पे मेडल मिला, तो दैट फीलिंग वाज, अभी भी मुझे वो क्या कहते हैं, गूज़बम्प्स कैसे वो ऐसे होता है। बट इट वाज फैंटास्टिक। और फिर 79 में डेविस कप का डेब्यू हुआ, थाईलैंड के साथ खेल रहे थे हम लोग, तो हमारे कैप्टन थे उस वक्त, उन्होंने मुझे 5th मैच खेलने की ये दी थी, अनुमति दी थी, और वो भी मैच में जीता था, तो दैट वाज अनदर फर्स्ट। तो ऐसे करते करते बढ़ते गए, लेकिन या आई मीन इट्स अभी भी लाइक आई सेड, व्हेन वो जब मेमोरी आती है तो अच्छा भी लगता है, और कभी कभी सोचता हूँ कि और शायद बन भी सकते थे, लेकिन शायद किस्मत को ये नहीं था कि और आगे जाए। तो जहाँ तक जा सका, जहाँ तक सर्कमस्टेंसेस ने अलाउ किया, वहाँ तक गया। और फिर उसके बाद जब लगा कि नहीं, इससे और एज अ प्लेयर मैं आगे नहीं जा सकता, तो मैंने सोचा कि टेनिस की वजह से मेरी ये एक आइडेंटिटी बन चुकी है, तो वी हैव टू गिव समथिंग बैक टू द गेम। और वहां से कोचिंग शुरू किया, बट दैट वाज लेट, मच लेट, 86 88 के बाद। ओके, सो बीच में, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बहुत कम टाइम स्पैन में आप जी एक हायर रैंक चले गए थे, चीजें अच्छी हो रही थी, बट बीच में कभी ऐसा आया जब लगा कि यार बहुत टफ है, आई शुड लीव इट एंड ठीक है अभी हो गया, एंड फिर उसके बाद आपने वापसी करी हो? ऑनेस्टली नो। ओके, आज भी ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ कि मैं सवेरे उठा हूं और कहा है अपने आप से कि भाई आज टेनिस के लिए नहीं जाएंगे। अच्छा, जैसे ही उठता हूं, पहले जूते पहन लेता हूं, हाथ मुंह धो के जूते पहन लेता हूं, टेनिस कोर्ट चला जाता हूं। और उस जमाने में भी आप हारो, आप जीतो, जो भी है, डिप्रेशन में हो आप, अच्छे मूड में हो, जो भी है, आपका वो एक सहारा है। टेनिस मेरे लिए एक सहारा था। इट वॉज नॉट जस्ट अ गेम फॉर मी, इट वॉज माई लाइफ, पार्ट ऑफ योर लाइफ, पार्ट ऑफ माई, इट वॉज माई लाइफ, नॉट इवन पार्ट, इट वॉज माई फुल लाइफ। तो कभी ऐसे मेरे मन में कभी भी ये ख्याल नहीं आया। जब मे बी देर वेर समटाइम्स व्हेन आई वाज ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट इन मिड 80s, तब एक दो बार शायद लगा कि नहीं यार बस हो गया अभी। बट इवन एट दैट टाइम मुझे ये पता था कि अगर खेलना भी बंद किया तो कोई ना कोई चीज लेके मैं इन्वॉल्व रहूंगा गेम से, एडमिनिस्ट्रेशन हो या कोचिंग हो या जो भी हो, वो तो तय था। अब आते हैं थोड़ा सा टेक्निकलिटी में स्पोर्ट्स के। Sure. इंडिविजुअल स्पोर्ट है जी, टीम स्पोर्ट तो है नहीं, और टाइम मिलता नहीं है यहाँ पे। सो वो जो मेंटल टफनेस और फिजिकल स्ट्रेंथ का जो कॉम्बिनेशन है जी,
वो बहुत ज़्यादा इसमें रिक्वायर्ड होता है, राइट जी। सो वो कैसे बैलेंस करते हैं एज ए प्लेयर? आज भी आप तो लोगों को कोच भी करते, गाइड भी करते, बट आपके टाइम पे भी रहा होगा, तो वो कैसे होता है? तो फिजिकल स्ट्रेंथ तो होनी है, विदाउट दैट ऑल स्पोर्ट्स टुडे, आप कोई भी स्पोर्ट लो, इट हैज बिकम वेरी फिजिकल। यस यस। तो आप जब डिसाइड कर लेते हो कि आपको प्लेयर बनना है, तो दैट फिजिकल स्ट्रेंथ बोलो या जो भी, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, जो भी डिफरेंट टर्म्स है, लेकिन वो सब तो होने जरूरी है। उसके से अलावा तो आप टेनिस प्लेयर या कोई भी स्पोर्ट्समैन हो ही नहीं सकते। और फिर दूसरी बात यह है कि उसके बाद आता है टेक्निकल। तो टेक्निकल भी ऐसी चीज है जो सिखाई जा सकती है, टैक्टिक्स ऐसे है जो सिखाई जा सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा एक उसमें एक पार्ट होता है वो है आपकी इमोशंस। इमोशंस जो आप मेंटल फिटनेस कह रहे हो, मैं इमोशंस कहता हूं, मेंटल फिटनेस इज ऑल्सो द करेक्ट वर्ड। तो हमारे जमाने में उसके लिए कोई ट्रेनिंग थी नहीं। नाउ यू हैव स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, यू हैव स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, यू हैव मेंटल ट्रेनिंग, मेंटल फिटनेस, बहुत सारे उसको वर्ड्स दिए जाते हैं, टर्म्स दिए जाते हैं, लेकिन हमारे टाइम में ऐसे कुछ था नहीं। तो आई स्टिल रिमेंबर हमारे जो एक बहुत सीनियर प्लेयर थे, रामनाथन कृष्णन, फर्स्ट इंडियन टू रीच सेमीफाइनल्स ऑफ विंबलडन, 1961, वर्ल्ड नंबर 3 थे वो, और उनके बेटे रमेश जो बाद में वर्ल्ड टॉप 20 आ गए, मेरे साथ थे। तो रामनाथन हमेशा, कृष्णन जो थे, हमेशा मुझसे ये कहते थे, बहुत वी यूज्ड टू ट्रैवल टुगेदर, रमेश, मैं, उनके एक भाई थे शंकर, तो हम सब एक साथ ट्रैवल करते थे, और कभी कभी सर भी हमारे साथ ट्रैवल करते थे, रामनाथन कृष्णन। तो हमेशा कहते थे कि जैसे आप स्पोर्ट खेल के, टेनिस खेल के, कोई भी स्पोर्ट खेल के, आपकी एक मसल की मेमोरी हो जाती है कि ये बॉल ऐसे आया तो ये हाथ ऐसे हिलेगा और ये ऐसे मारेगा। तो वैसे ही मेंटल टफनेस में इट इज द सेम थिंग। आप जितना ज्यादा जीतोगे, आप उतने मेंटली टफ हो जाते हो, और जितना आप हारते हो, आपकी वो टफनेस कम हो जाती है। सो फॉर अस दैट वाज एक बहुत जरूरी था कि मैच जीतना है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैच जीतना है, बिकॉज मेंटल टफनेस इज रिलेटेड टू कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस तो तभी आता है जब आप जीतते हो। अब आप पिछले 3-4 दिन से ये बिली जीन किंग कप पूना में चल रहा है, बहुत सारे 6 नेशन इवेंट है, और हमारी एक बच्ची बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, एंड द फर्स्ट डे अच्छी खेली एंड शी बीट अ प्लेयर, शायद उम्मीद नहीं थी कि वो उसे मारेगी, लेकिन उसने हराया उसे, और उस दिन से उसका जो कॉन्फिडेंस बढ़ता गया है। कल उन्होंने किसी एक प्लेयर को हराया जो टॉप 200 में है लेडीज में। तो व्हाट इज दैट? दैट इज मेंटल टफनेस, एंड दैट कम्स फ्रॉम कॉन्फिडेंस। तो वही उन कृष्णन सर का ये था कि आप जितने कॉन्फिडेंट रहोगे, जितने आप उतनी ही बार आप जीतते रहोगे, और जैसे जितना कम होगा, आप कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा, मेंटल टफनेस नीचे जाएगा। सो इट वाज रिलेटेड। उस अभी बहुत सारे एक्सरसाइजेस है, फोकस के लिए है, इंटेंसिटी के लिए है, कंसंट्रेशन के लिए है, बहुत सारे एक्सरसाइजेस है, और ये कभी हमारे इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के जो करिकुलम होता है कोचेस का, उसमें मेंटल ट्रेनिंग का तो एक सब्जेक्ट ही बना है, 250 पन्ने का एक बुक है उस पे। अच्छा। बट हमारे जमाने में ऐसे कुछ नहीं था। दूसरी बात कि टेनिस प्लेयर बनने के लिए, या कोई भी स्पोर्ट में एक्सेल करने के लिए, या बिजनेस में भी एक्सेल करने के लिए, एक्चुअल आपका परफॉर्मेंस पे इतना डिपेंड नहीं करता। इट डिपेंड्स मोर ऑन हाउ बिग योर हार्ट इज। अगर आप बड़े दिल वाले हो और छोटी छोटी बातों में आप घबराते नहीं है या डरते नहीं है, ये क्या होगा, वो क्या होगा, कल खाना कहाँ से मिलेगा, परसों रूम कहाँ से मिलेगा, ट्रेन की टिकटें मिलेगी, इसमें आप मत अटक जाओ। आप अपने स्पोर्ट पे ध्यान रखो एंड ड्रीम बिग। इफ यू हैव अ बिग हार्ट, यू विल ऑलवेज परफॉर्म वेल। और जो अच्छा प्लेयर होता है, he will always perform on the big stage. आप किसी भी अच्छे प्लेयर को
बम्बई या पुणे के किसी क्लब में कोर्ट नंबर 6 पे डालो, उसकी गेम 50% से नीचे आएगी। उसी प्लेयर को आप विंबलडन के सेंटर कोर्ट पे डाल दो, हिज गेम विल गो अप बाय 100%। बिकॉज जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं, जो ग्रेट खिलाड़ी होते हैं, दे प्ले टू द ओकेजन। मैं वही पूछने जा रहा था कि जो एक अच्छा खिलाड़ी होता है और एक जो महान खिलाड़ी होता है, गुड एंड ग्रेट, उसमें जो डिफरेंस होता है, आपने बताया कि वो परफॉर्म बड़े ओकेजन पे करता है, बट वो परफॉर्म करने का जो एबिलिटी होता है, वो जो प्रैक्टिस होता है, उसके पीछे बहुत सारी चीजें गई होती है। तो वो क्या है, वो इंग्रेडिएंट क्या है विच मेक्स द पीपल फ्रॉम गुड टू ग्रेट? इंग्लिश में एक कहावत है, ग्रेट प्लेयर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। पहली बात तो उनकी सोच बहुत बड़ी होती है। नेवर थिंक अबाउट स्मॉल थिंग्स। जैसे मैंने अभी कहा कि अरे कल क्या होगा, परसों क्या होगा, वो पेटी थिंग्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। दे ऑलवेज थिंक अबाउट द बिग पिक्चर। और जैसे मैंने कहा कि द ग्रेट प्लेयर्स प्ले टू बिकम चैंपियंस, द गुड प्लेयर्स प्ले बिकॉज दे वॉन्ट टू अर्न मनी। आप अगर फेडरर हो या जोकोविच हो या जो भी है, अभी मार्टिना नवरातिलोवा थी पहले, क्रिस एवर्ट पहले थी, आज भी नडाल, आज भी लेडीज में भी जो भी आप श्वानतेक है या जो भी है, अभी द चैंपियंस कभी भी किसी मनी गेन के लिए खेलते नहीं है। दे प्ले टू विन, और उनके लिए उनकी सबसे बड़ी कमाई है वो टाइटल। सो दे आर ओनली थिंकिंग अबाउट कि मैं किस टाइप की गेम खेलूं कि जिससे मैं टाइटल जीतूं। वो टाइटल जीत के जो भी $1 मिलियन होंगे या 10 रुपए होंगे, वो अलग बात है, उसके लिए वो कभी खेलते नहीं है। पर वो जो ट्रॉफी घर में बैठती है मेंटल पीस पे, उसके लिए वो खेलते हैं। सो दैट मेक्स इट डिफरेंट। बहुत सारे ऐसे प्लेयर है कि जो नंबर 30 है, 40 है, there are days that they can beat the number 1 player, but their mental thing is कि आज कमा लिया ना, बस आज के लिए इतना काफी है। वो चैंपियन के लिए कभी कुछ भी चीज काफी नहीं होती। आज आप नडाल को देखो या फिर जोकोविच जो अभी भी खेल रहा है, 22 से ज्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल्स हो गए, तो उसे और कमाने के लिए जरूरत भी क्या है। तो आज भी वो जब हारता है तो उसे जो दुख होता है, जो रोता है, क्योंकि उसे हारना पसंद नहीं है। उसके लिए वो जीत बहुत जरूरी है। उसके लिए वो द टाइटल इज इंपॉर्टेंट, नॉट द फेम, नॉट द मनी, नॉट द पॉपुलैरिटी, द टाइटल। आई वॉन्ट टू बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड। ये जो एक भूख होती है, एक हंगर होती है, उससे वो चैंपियन बनता है। क्योंकि बाकी सब तो एवरीबडी, आप में भी फिटनेस है, मेरे में भी फिटनेस है, इनमें भी फिटनेस है, इनका फोरहैंड अच्छा है, इनका बैकहैंड अच्छा है, तो फिर व्हाट इज द डिफरेंस? यही वो डिफरेंस है, विल पावर, भूख, द हंगर। या आते हैं आपके कोचिंग वाले जर्नी में। तो आप कोचिंग के बारे में कब सोचा आपने पहली बार? क्योंकि आपने बोला कि आप चाहते थे कि नहीं, आप टेनिस से ही जुड़े रहेंगे, टू गिव बैक टू टेनिस। तो 86 में चेक रिपब्लिक के खिलाफ मेरी आखिरी डेविस कप आई थी। आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर, बट आई थिंक इट वाज 86, कलकत्ता में हुई थी। उसके बाद आई वेंट टू बैंकॉक टू प्ले द एशियन चैंपियनशिप्स। तो वो एक्चुअली आई एंडेड अप विनिंग द डबल्स और फाइनल्स, सिंगल्स फाइनल्स में आ रहा था। और उसके बाद मुझे एक ऐसा लगा कि भैया हो गया, अभी और नहीं होगा। तो बाय दैट टाइम शादी भी हुई थी, तो थोड़ा सा एक घर बसाने की भी एक थोड़ी सी ये थी। उस टाइम में जहां मैं रहता हूँ पूना में, 2 बच्चे थे, अच्छे खेलते थे उस टाइम में। बाद में तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन देयर वर 2 बॉयज जिनको कोचिंग मिल नहीं रहा था। अच्छा। पूना में आई मीन मिल तो रहा था, कोचिंग स्कीम्स रहता है, ये होता है, लेकिन जो एक हायर लेवल के लिए जो दोनों उम्मीद कर रहे थे कि हम लोग एक हायर लेवल पे जाएंगे, वो मिल नहीं रहा था। तो आई सेड ओके कम, मैं आपके साथ खेलता हूँ। तो ऐसे वो शुरुआत हो गई। तो 1 साल 2 साल तो उनको ट्रेन किया, दे बिकेम जूनियर नेशनल चैंपियंस, और फिर आगे निकल गए। तो मैंने कहा कि भाई अगर ये 2 कर सकते हैं तो मैं और क्यों नहीं कर सकता। बट
लेकिन मुझे कोचिंग एक बहुत अलग चीज होती है। कोचिंग और टेनिस में, प्लेइंग टेनिस में जमीन आसमान का फर्क है। सो फॉर मी ये जरूरी था कि खेलना तो सीख लिया, लेकिन अगर हमें आगे इसमें जाना है कोचिंग में, तो खेल कैसे सिखाना है ये पहले मुझे सीखना है। और यहाँ मैं जब वेलबी वैन हॉर्न की बात कर रहा था, जो 70s में मेरे साथ ट्रेनिंग मुझे दे चुके थे, मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि भाई मुझे अभी आपने टेनिस तो सिखा लिया, लेकिन अब टेनिस कैसे सिखाना है वो सीखना है, ये मुझे आपसे सीखना है। तो 86 से लेके ऑलमोस्ट आई थिंक 92-93 तक हर साल में 10 हफ्ते में उनके साथ रहता था। ओके। एंड आई यूज्ड टू लर्न हाउ टू टीच। और वहां पे मैं उनके साथ बैठ के उनका दिमाग चाट के मैं ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो सीख ली। और उस 90s के बाद तो हाल इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की भी काफ़ी कोर्सेस आए ये वो, तो बट द स्टार्ट वाज देयर इन 86 एंड देन 89 ऑफिशियली मैंने कोच बन के शुरुआत की थी। और 89 में पूना में ही हमारा एक राम बत्रा एक थे जो यहाँ पे बम्बई में बिजनेसमैन थे। अच्छा। तो उनकी मेमोरी में उनके 2 बेटे राजेश और राजीव बत्रा, जो मेरे खास दोस्त थे, अच्छे प्लेयर थे, उन्होंने कहा कि नंदन हमें एक मेरे डैड के नाम से कुछ करना है। एंड उनके डैड जो थे वो MSLT के प्रेसिडेंट थे। अच्छा। टेनिस में इन्वॉल्व थे, बहुत सारे लोगों की मदद की थी, मेरी भी बहुत मदद की थी। तो उन्होंने कहा कि अगर हम लोग एक टेनिस सेंटर शुरू करें तो क्या तुम उसमें कैन यू हेल्प? आई सेड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू। तो ऐसे वो 89 में शुरू हो गई। इट वाज कॉल्ड द राम बत्रा मेमोरियल टेनिस सेंटर। ओके। और वहाँ से जो शुरुआत हुई तो उसमें नितिन कीर्तने नेशनल चैंपियन डेविस कप खेले, रोहित राजपाल जो अभी के डेविस कप कैप्टन है वो थे, रोहन बोपन्ना था उसमें जो अभी वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। तो बहुत सारे प्लेयर्स थे। गर्ल्स लेडीज में भी राधिका तुलपले जो आज हमारी अपनी बिली जिन किंग कप की कोच है वो थी उसमें। बहुत सारे प्लेयर्स उसमें से निकल आए। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो दे बिकेम गुड इनफ, बट कहीं ना कहीं 18-19 साल की उम्र में जब चॉइसेस बनाने पड़ते हैं तो उन्होंने चॉइस ले लिया कि वो अमेरिका चले जाएंगे टेनिस स्कॉलरशिप पे और फिर उस अपनी जिंदगी अमेरिका में कर लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे भी बच्चे जो अभी अमेरिका में हैं लेकिन जिन्होंने अपनी शुरुआत पूना में हमारे साथ की थी। अच्छा। सो लॉट ऑफ बहुत मोर देन 100 प्लेयर्स अभी जो नेशनल रैंकिंग पाके आइदर टेनिस में करियर बना लिया या फिर अपने बिजनेस में या जो भी है टेनिस को प्लेटफॉर्म यूज करके अमेरिका चले गए। लिएंडर पेस था। लिएंडर आज भी मेरे साथ, वी आर इन टच कॉन्स्टेंटली। अच्छा। बिकॉज आज भी लिएंडर उसकी तो ये है, इट्स अ बिग थिंग फॉर हिम टू से। आज भी कहता है कि नंदन था इसलिए मैं वॉली कर पा रहा हूँ। तो अभी ये तो he would have volleyed well anyway, but it's nice of him to say something like that. नहीं सर, तो वो उसका बहुत बड़ा वैलिडेशन है। बड़प्पन नहीं सर, कहीं ना कहीं आपने वो कंट्रीब्यूट किया है। सो वो तो है। और आपका जो लगाव है, क्योंकि जो कन्वर्सेशन हो रहा था हमारा पहले, तो आपने बोला कि रोहन बोपन्ना को आपने देखा और रोहन बोपन्ना को आप अपने साथ लेकर आए, आपके साथ वो रहे और आपने उनको ट्रेन किया। और रोहन बोपन्ना अगर देखा जाए तो पूरे स्पोर्ट्स जगत के लिए, टेनिस के लिए नहीं, पूरे स्पोर्ट्स जगत के लिए एक केस स्टडी है, एक आइकॉन। 44 इयर्स के एज में जाकर के मेडल जीतना और इतने हाई कॉम्पिटिटिव मैचेज में, तो उनके बारे में अगर थोड़ा सा बताएं, कैसे आइडेंटिफाई किया, क्या लगा, इनिशियल डेज कैसे थे उनके? रोहन बोपन्ना इज फ्रॉम कूर्ग। तो हम लोग ऐसे ही एक बार फैमिली को लेके छुट्टी पे गए थे और वहाँ उसके डैड के साथ क्लब में बैठा था मैं, मडिकेरी क्लब था। तो वहाँ पे बैठे थे तो बच्चा खेल रहा था और मिस्टर बोपन्ना सेड, अरे आई नो योर नंदन बाल, तो जरा बच्चे को व्हाट शुड वी डू। तो आई सॉ हिम प्ले। इवन दैट टाइम ही वाज वेरी टॉल। ही वाज हार्डली 15-16 साल का था, टॉल था, रॉ एनर्जी, रॉ पावर जो बोलते थे सब उसके पास था। एंड
इंस्टिंक्टिवली आई सेड उसको पूना भेज दो। अब मुझे खुद पता नहीं कि मैंने, क्योंकि उस टाइम तक रोहन ने ना किसी टाइटल जीता था या कोई मैचेस अच्छी बड़ी जीती थी, ऐसे कुछ नहीं था, पर इंस्टिंक्टिवली मुझे ये लगा कि ये बनेगा प्लेयर। एंड आई थिंक व्हाट आई सॉ वाज द सेम थिंग जो मेरे में था, वो एक हंगर थी कि जो, एंड द अदर थिंग वाज जिस प्रकार की टेनिस रोहन खेलते हैं, आई कॉल इट बोल्ड। वो कभी हारने से कभी डरता नहीं है, कभी भी डरता नहीं है, और जितना मैच क्लोज जाएगा उसके शॉट्स और भी बड़े होते जाते थे। वो एक क्वालिटी उसमें थी, जो क्वालिटी सानिया मिर्जा में भी थी टिल शी गॉट इंजर्ड। बट वो जो एक क्वालिटी होती है बड़े प्लेयर की, द टफर द सिचुएशन यू हिट टफर शॉट्स, यू प्ले टफर, तो वो उस समय भी उसमें थी। हालांकि उस समय में उसकी टैक्टिकल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो मैचेस हार रहा था। लेकिन जैसे वो जुड़ गई तो मैचेस शुरू हो गए जीतने। एंड रोहन का जो एक टाइप है गेम का, दैट वाज ऑलवेज सूटेड मोर फॉर डबल्स। तो उन्होंने शायद सिंगल्स में इतनी पहचान अपनी बनाई नहीं, इतनी परफॉर्मेंस उसकी सिंगल्स में इतनी अच्छी नहीं रही। लेकिन जब वो डबल्स स्टार्ट किया, डबल्स ही स्टार्टेड आफ्टर ही फिनिश्ड सिंगल्स, सो मे बी ही वाज ऑलरेडी 30 years old। पर उसमें वो एक ही हैड दैट कि मुझे अभी खेलना है। और वंस अगेन पेरेंट्स की पूरी बैकिंग थी, पेरेंट्स की पूरी बैकिंग थी। मैं आई नो हिज पेरेंट्स वेरी वेल एंड दे आर ऑलवेज विथ हिम कि जो तुम्हें करना है, अच्छा लगे कर लो, जो भी बैकिंग हम दे सकते हैं वो बैकिंग हम देंगे। ओके, सो व्हेन दैट हैपेंस, एक योर माइंड इज काम, वो मेंटल पीस रहता है कि फैमिली है पीछे, फैमिली पीछे है, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो दे आर देयर टू टेक केयर ऑफ मी। तो उसमें दैट आई थिंक हैज बीन अ फैक्टर फॉर रोहन। सो यू नो ही वाज फाइनेंशियली ऑलवेज इंडिपेंडेंट था, उसमें ही वाजंट वरीड अबाउट दैट। तो बट इट्स ऑलवेज अ स्ट्रगल, फाइनेंस इज नॉट द ओनली थिंग, स्ट्रगल तो होती ही है। यस यस यस। तो यू नो, तो ही इज गॉन थ्रू ऑल ऑफ दैट। इंजुरीज की प्रॉब्लम थी, आई थिंक 2018-19 में आई थिंक ही हैड अ मेजर नी प्रॉब्लम। तो आई थिंक दैट वो टाइम एक था जब उसने सोचा कि शायद बस अब और हाँ क्विट करना चाह रहा हूं मैं। लेकिन उस टाइम से उसने जो एक शुरुआत की थी वो थी योगा की। और उसने, वो मुझसे कहता है कि जो हेल्प उसे योगा से मिली है, दैट हैज प्रोलॉन्ग्ड हिज करियर। और आज भी 19 साल से 25, अभी 6 साल हो गए, ही हैज प्रोलॉन्ग्ड हिज, और आज भी 44 है, 45 होने को आया, आज भी उतनी टॉप 50 में है अभी। यस यस, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सो आपने अगर देखा जाए तो इंडिया के लिए 4 ही लोगों ने ग्रैंड स्लैम जीता है, लिएंडर पेस, महेश भूपति, रोहन बोपन्ना एंड सानिया मिर्जा जी। उसमें से 2 लोगों को आपने कोचिंग करी है, पास से देखा है, जाना है। सो जो यंग टैलेंट होते हैं या जो कोई एक इंडिविजुअल होता है, जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है, उसको कैसे, मतलब क्या स्किल सेट है या क्या देख करके आपको एक वो फील आता है कि नहीं ही हैज समथिंग दैट नो वन हैज, या ही कैन डू बेटर? एक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, पर 2 चीजें होती है। एक तो उसकी एटीट्यूड, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन एरोगेंस, जो एक क्या कहते हैं उसे, अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंस होना और अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना। इट्स अ वेरी थिन लाइन बिटवीन ओवर कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जो कहते हैं कि हाँ मैं चैंपियन बनूंगा, होता कुछ नहीं है, दे डोंट हैव द रॉ मटेरियल। पर कुछ प्लेयर्स ऐसे जो क्वाइटली कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ उनमें अपने आप में एक कॉन्फिडेंस है कि जो भी है मैं, वो दिखता है, यू नो, एज मे बी अब 30 साल से मैं कोचिंग कर रहा हूँ इसलिए मुझे शायद दिखता है, लेकिन वो बहुत सारे प्लेयर्स में दिखता है। एंड देन देयर आर द अदर एट्रीब्यूट्स ना, अभी अब उस टाइम में था नहीं, लेकिन अभी ऐसा होता है ना कि एट द एज ऑफ 7-8 बच्चों की फिटनेस टेस्टिंग होती है,
और उससे ये लोग देयर आर एक्सपर्ट्स हु कैन टेल यू कि ये बच्चा स्विमिंग में ज़्यादा अच्छा करेगा, ये फुटबॉल में करेगा, ये टेनिस में करेगा। तो अभी जो बच्चे हमारे पास आते हैं तो ऑलरेडी वो उनका टेस्टिंग हो चुका होता है और वो कहते हैं कि हाँ ये टेनिस के लिए अच्छा है। अच्छा। सो दे लुक एट द पेरेंट्स की हाइट वेट देखते हैं, दे लुक एट द जेनेटिक बैकग्राउंड, दे लुक एट द फाइनेंशियल बैकग्राउंड, और वो सब देख के दे डिसाइड कि ये बन जाएगा, इधर जाएगा। हाँ तो ये टेनिस में जा सकता है, ये क्रिकेट में जा सकता है, ये हॉकी में जा सकता है, या जो भी है। तो दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट, बिकॉज दैट इज नाउ साइंटिफिक। बट पहले वो इंस्टिंक्ट से ही होता था कि कोच को एक नजर होती थी और कोच कह सकता था कि यार इसको देख के तो मुझे नहीं लगता ये प्लेयर बनेगा, या फिर इसको देख के अरे ये तो जरूर बनेगा। एंड गलतियां तो होती है, लेकिन 90% 80% टाइम यू आर राइट कि जब मैं कहता हूं कि ये प्लेयर बनेगा तो शायद वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेगा, लेकिन नेशनल चैंपियन तो जरूर बनेगा। सही। हाँ, वो जो आपने बोला कि इंस्टिंक्ट को आप एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, वो जस्ट वो उस टाइम पे आता है और जब आपको फील आता है कि नहीं ही कैन और ही कान। यस एग्जैक्टली। सो आपके लिए अगर आपने इतने सारे लोगों को कोचिंग करी है, तो आपके लिए अगर एक स्टूडेंट को कोई चूज करना हो, क्योंकि बहुत सारे चैंपियंस को आपने ट्रेन किया है, बट कोई एक ऐसा स्पेशल स्टूडेंट जो आपके बहुत दिल के करीब हो? वैसे तो सारे बच्चे तो बच्चे ही है सारे, बट या आई मीन इवन टुडे लिएंडर इज वेरी क्लोज। ओके। अभी भी हम लोग we talk a lot. I speak a lot with Rohan also, but Leander is somebody that I speak a lot to. उनके जो पिताजी है काफी बीमार है अभी, लेकिन इवन टुडे वेस्ट स्पेस यानी लिएंडर के पिताजी और मैं बहुत, हालांकि वेस्ट मेरे से बहुत बड़े, 10 साल से बड़े, फिर भी हम लोग दोस्त रहे। एंड वो खुद ओलंपिक चैंपियन थे, वो खुद ओलंपिक चैंपियन में मेडलिस्ट थे, ब्रॉन्ज मेडल था उनका 1972 म्यूनिक गेम में हॉकी में। अच्छा। तो ही अंडरस्टैंड स्पोर्ट्स एंड वो जो फैमिली है वो मेरे लिए बहुत ही करीब है। अभी भी लिएंडर एंड आई चैट अ लॉट। कभी भी वो कलकत्ता से फोन करता है कि भाई मैं बम्बई आ रहा हूँ, तो आई मेक इट अ पॉइंट टू कम टू बॉम्बे, वी हैव लंच डिनर, तो या वी आर स्टिल वेरी क्लोज। कोई एक ऐसा मंत्रा कह लीजिए या कोई एक ऐसा कोचिंग पॉइंट जो कि आप सारे प्लेयर्स को बोलते हो जिनको भी आपने कोच किया है? दो ही बातें सिंपल, वर्क हार्ड, ड्रीम बिग। आप मेहनत करते रहो, आपको मेहनत का फल जरूर मिलना है। आप रिजल्ट्स के बारे में मत सोचो, आप फेम ग्लोरी के बारे में मत सोचो। आपका काम है मेहनत करना। आपको अगर चैंपियन बनना है तो आप सिर्फ वो कर सकते हो जो आपके हाथ में है। आपको ये करने का हक नहीं कि ये कोर्ट ऐसे क्यों, ये बॉल ऐसे क्यों है, वो तो आपके हाथ में है नहीं। वो अपोनेंट आज क्यों अच्छा खेल रहा है मेरे खिलाफ, अरे वो तो खेलेगा ना, वो भी तो जीतने आया, वो भी तो जीत। तो आप सिर्फ वो कर सकते हैं जो आपके हाथ में। तो फिर आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में मेहनत करना है, आपके हाथ में यू कैन ड्रीम बिग कि मुझे विंबलडन चैंपियन बनना है, और उसके लिए जो भी जरूरत होगा, जरूरत ही है, वो मैं करने को तैयार हूं। और बेसिक इट इज हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क वहां से करो जब आप थक जाते। थक जाने तक सभी लोग हार्ड वर्क करते, लेकिन थकने के बाद जो हार्ड वर्क और करते वही जाके चैंपियन बनते। आई हैव सीन प्लेयर्स लाइक नडाल फॉर एग्जांपल, बीजिंग ओलंपिक्स में हमारे साथ में ही बैठे थे ड्रेसिंग रूम में, और उन्होंने अपने जूते निकाले, सॉक्स वेयर कंप्लीटली वेट, रेड। और मैंने कहा भाई वैसे स्पेन का यूनिफॉर्म रेड होता है, बट ऐसे सॉक्स कौन रेड पहनता है? जब सॉक्स निकाले तो पता चला वो सारा खून था। एंड जब पैर जैसे आई सॉ द बॉटम ऑफ हिज सोल्स ऑफ हिज फीट, कम से कम 30-40 ब्लिस्टर्स रहेंगे, एंड दे वर ऑल ब्लीडिंग। और कुछ नहीं, वो डॉक्टर आया, ड्रेसिंग वेसिंग किया, वो सब पूरा साफ किया, नए सॉक्स पहने, मैच खेलने गए। अब आपको 2 ब्लिस्टर आए तो आप रैकेट होल्ड नहीं कर पाते, पैर पे ब्लिस्टर, आप चल नहीं पा रहे। और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि
40 ब्लिस्टर्स ऑन बोथ फीट, और बंदा जाके मैच खेल रहा है, बस खेल नहीं रहा है, इज गिविंग हिज हार्ट आउट। तो ये जो जिस मेहनत की बात कर रहा हूँ ये है वो, कि आप यू आर नॉट वरीड अबाउट इंजरीज, यू आर नॉट वरीड अबाउट द स्मॉल थिंग्स इन लाइफ। एक डिसाइड कर लिया ना कि बस ये करना है तो करना है। दे आर ऑल लाइक दैट, दे आर ऑल लाइक दैट। आप कोई ग्रेसफुल लगते हैं, जैसे फेडरर थे, बहुत ग्रेसफुल थे, लेकिन उन्होंने कभी कम मेहनत नहीं की, उतनी ही मेहनत की। जॉन मैकेनरो उससे पहले थे वर्ल्ड चैंपियन, वो तो कभी प्रैक्टिस भी नहीं करते थे, ऐसे आके आधा घंटा खेलते थे रोज बस। बट हिज नेचुरल टैलेंट वाज सो मच दैट ही वन आई डोंट नो 7-8 ग्रैंड स्लैम्स, वर्ल्ड नंबर 1 सिंगल्स डबल्स। और दूसरी तरफ somebody like इवान लेंडल थे उस जमाने में, या माइकल चैंग थे, और आज भी आप देखो डैनियल मेडवेडेव है, नंबर 3-4 इन द वर्ल्ड, नंबर 2 भी था। यू कैन सी द हार्ड वर्क, उसकी मेहनत दिखती है, क्योंकि नेचुरल टैलेंट तो है नहीं कुछ, बट सिर्फ मेहनत की वजह से। माइकल चैंग भी 5'7", 5'8", जहां इस स्पोर्ट में आप अगर 6 फुट या 6 फुट 1 इंच हो तो लोग कहते हैं आप शॉर्ट हो। तो उसमें माइकल चैंग बिकेम वर्ल्ड नंबर 1 एट द हाइट ऑफ 5'7", बस मेहनत करके, और कुछ नहीं। इवान लेंडल, सब लोग कहते हैं आप टेनिस छोड़ दो, आप कहीं और जाओ, क्योंकि आपके टेनिस में कुछ बनना नहीं है, बट ही वर्क लाइक दैट। उसकी एक कहानी बताता हूँ आपको। यूएस ओपन फाइनल्स में हारे थे, ही वाज ऑलरेडी वर्ल्ड नंबर 1, तो यूएस ओपन के फाइनल्स में ही लॉस्ट इन 5 सेट्स, और बस इसलिए हारे कि 5th सेट में थक गए। और उसका उनको इतना गुस्सा आया कि मैच के बाद साइकिल पे बैठे, उनका घर यूएस ओपन की साइट है न्यूयॉर्क, उनका घर था कनेटिकट में, विच इज अबाउट 65 माइल्स अवे। ही टुक हिज साइकिल मैच के बाद 4 घंटे के बाद, एंड साइकिल से घर गए 65 मील, जस्ट बिकॉज ही सेड अगली बार मुझे थक के नहीं चलेगा। वो 5वां सेट पे भी मुझे उसी स्पीड उसी पावर से खेलना है जो पहले 4 सेट में था, वहां मैं आज कम पड़ गया। माई पनिशमेंट इज, आज मैं इतने थकने के बावजूद मैं 65 मील साइकिल पे जा रहा हूँ, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर। या तो ये एक अलग तरह की मैडनेस रहती है। इट्स नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, एक अलग ही चीज होती है। अब आते हैं आपके जो अभी का करंट स्टेंट है जी, सिलेक्शन कमिटी। ओके, सो खेल लिया, कोचिंग कर ली, अभी जब सिलेक्शन के टाइम पे होता है, क्योंकि अब सिलेक्टिंग फ्रॉम एक होता है कि जब आप नेशनल लेवल पे हो तो वहाँ पे थोड़ा कंपटीशन कम होता है, यू नो पीपल यू सी। अब नेशनल लेवल पे अगर टीम बनानी होती है तो वहाँ पे आप कैसे सिलेक्ट करते हो, कितना इजी कितना डिफिकल्ट है, क्योंकि आपका डिसीजन वो पूरे कंट्री के परफॉर्मेंस को भी इफेक्ट करने वाला है, और प्लस वो आपके डिसीजन से 4 लोग वहां पे जज करने के लिए भी बैठे कि यार यहाँ पे ये पार्शियलिटी हो गई, इसका प्लेस बनता था, इसका नहीं बनता था, तो वो कैसे 4 लोग तो वहां पे बैठे रहते हैं, अपने जर्नलिस्ट तो पूरी बैठे रहते हैं। आई थिंक इस शायद पूरी जर्नी में दिस हैज बीन द टफेस्ट जॉब, क्योंकि थोड़ा बहुत तो प्रेशर तो रहता ही है। बट अगर आप अपनी जॉब में ऑनेस्ट हो तो फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जब मैं और मेरी टीम है, आई एम नॉट अलोन, हमारी 4 मेंबर की टीम है, जब हम सिलेक्ट करते हैं तो हम लोग एक सिंपल सी बात रखते हैं मन में कि एक तो रैंकिंग देखी जाए, दूसरी बात करंट परफॉर्मेंस देखा जाए, और तीसरी बात फिटनेस लेवल्स देखी जाए, और चौथी बात टैलेंट देखा जाए। तो इन 4 चीजों को हम एक साथ अगर ले आ सकते हैं तो प्लेयर अपने आप चुन, दे सिलेक्ट देमसेल्व्स। अब जैसे समझो रोहन बोपन्ना है, अनडाउटेडली परफॉर्मेंस वाइज, टैलेंट तो है नहीं, अभी इज 44, बट परफॉर्मेंस वाइज है, रैंकिंग वाइज इज नंबर 1, तो वो तो सिलेक्ट हो ही जाएगा। सवाल कहाँ आता है, जो नंबर 4-5 होता है। सो
मेरे लिए जब मैं कोई टीम सिलेक्ट करता हूं तो रैंकिंग, करंट परफॉर्मेंस और मेडिकल हिस्ट्री वो फिट होना चाहिए. आई नीड अ मेडिकल सर्टिफिकेट टू से कि ही इज फिट. तो अगर ये 3 चीजें हो तो रैंकिंग ये इससे हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं. लेकिन कई बार हम लोगों ने ऐसे किया है और आई थिंक वी हैव बीन राइट कि कोई अगर बंदा 16-17 साल का है तो वी विल ऑलवेज प्रिफर टू टेक हिम देन अ 35-year-old. ओके. क्योंकि वो बच्चा आपको जाके अगले 10-12 साल तक आपके लिए कुछ करने वाला है. सो वी एक्चुअली हैव अ पॉलिसी कि अगर बच्चा टीम में भी नहीं आ पाएगा, जैसे हमने अब डेविस कप में हमने एक 15 साल का बच्चा है मानस धाम ने. अभी जब मैंने उन्हें उसे पहले बार एज अ रिजर्व सिलेक्ट किया तो ही वॉज अबाउट 15 साल का था, लेकिन उसकी रैंकिंग कुछ 1800, 1700, 1800 थी मेंस में, वर्ल्ड में. बट वी सॉ द पोटेंशियल. और मैंने कहा कि ये शायद टीम में तो नहीं बैठेगा, लेकिन AITA को, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन को इसे सपोर्ट करना चाहिए, उसे कॉन्फिडेंस देना चाहिए. और उसे और 2 बच्चों को हमने रिजर्व्स के इस पे टीम में लिया. तो he was 15-16 और उस वक्त there were at least 4-5 older boys who could beat him. और मुझे बहुत सारे सवाल आए कि ये अगर थे तो इससे क्यों लिया. तो मैंने कहा जो भी अगर रैंकिंग से वो लोग अगर टीम में बैठ जाते थे तो हमने जरूर उनको लेते थे. लेकिन they are already 27-28 years old. तो उनको बेंच पे बिठा के आप क्या करेंगे? कोई मतलब नहीं है. कोई मतलब ही नहीं. आप अगर सचिन तेंदुलकर को पिक करेंगे या कोई रोहित शर्मा को पिक करेंगे तो खेलने के लिए पिक करेंगे. आप उसको बेंच के लिए कभी पिक नहीं करेंगे. बेंच के लिए किसे पिक करोगे? आप किसी 16-17 साल के ही बच्चे को पिक जिसके लिए वही एक बड़ा अचीवमेंट हो जाएगी. आई वाज पार्ट ऑफ दैट ड्रेसिंग रूम. दैट इज वन. 2 चीजें होती है. एक तो उसका एसोसिएशन के साथ एक नाता, हाँ, एक रिलेशनशिप होता है कि हाँ एसोसिएशन ने मेरे लिए कुछ किया. ये जो अभी चल रहा है कि बहुत सारा देयर इज अ लॉट ऑफ एसोसिएशन पे कॉन्फिडेंस नहीं है प्लेयर्स का. कहते हैं ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हमें कुछ मिल नहीं रहा है. तो ये अगर आप 15-16 साल बच्चों को, आप ये 17-18 साल के बच्चों को आप अगर ये प्रोत्साहन दे, उनको टीम में ले, उनको रिजर्व में रखे, उनको दे गेट अ चांस टू बी विद रोहन बोपन्ना. आज मानस धामने के लिए चाहे 6 दिन 8 दिन रोहन बोपन्ना के साथ खेलने मिला, प्रैक्टिस करने मिला, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है. तो वो हमेशा एसोसिएशन के लिए कुछ ना कुछ एक दिन जरूर करेगा. That is one. And then 16 साल means he has another 14 years that he can serve the association. तो मेरे लिए वो बहुत जरूरी है. तो रिजर्व में जो हम लोग लेते हैं we will always take somebody between the age of 15 से 20 maximum. Okay. अभी हालांकि ये बिली जीन किंग का जब सिलेक्शन हुआ तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि माया राजेश्वरन जो एक प्लेयर है अभी 16 साल की है, अभी हालांकि बीच में एक $150,000 या $125,000 इवेंट हुआ था बम्बई में, तो वहां पे वो सेमीज पहुंची थी. तो मुझ पे बहुत सारा प्रेशर था कि उसे टीम में ले जाए. एंड आई सेड नो, क्योंकि उसकी रैंकिंग इंडिया में 7वीं 8वीं है. जो पहले 4 प्लेयर है वो भी अपार्ट फ्रॉम अंकिता रैना, वो बाकी के प्लेयर्स भी 20-22 साल के. तो उनको ड्रॉप करके मैं माया को नहीं दे सकता. बट माया को रिजर्व में जरूर लेना ही होगा और लूंगा. बट उसमें बहुत एक ये बना था कि माया को क्यों नहीं लिया, वो इतनी, बट शी हैड परफॉर्म वेल इन वन टूर्नामेंट. The other 4 girls were performing well all through the year. And they were not, हाँ शायद किसी 35-year-old का नंबर 4 स्पॉट पे थी तो उसको ड्रॉप करके मैं माया को ले लेता. बट the number 4 girl is also only 21-22 years old. तो if माया को लेके अगर मैं नंबर 3-4 को ड्रॉप करता तो उसे क्या सिग्नल मिलता था
कि association doesn't care about me, they only want to look after 16. So I said you have to be fair to that girl also. तो वैसे हुआ, और if you look at it today, that girl has won both those girls. आज 4 ties हुए हमारे, they have not lost a match yet. इन 4 जो एक कहाँ हुए, हांगकांग, टाइपाई, थाईलैंड, 3 टाइज हुए. Okay. तीनों के तीनों टाइम में दोनों बच्चियों ने अपने मैचेस जीते. सो समवेयर इट इज जस्टिफाइड. जो भी हमने किया वो सही था. वी डिडंट लिसन टू द प्रेस, वी डिडंट लिसन टू, बहुत सारा हमारे एसोसिएशन में बहुत सारे फोन आए मेंबर्स के, कैसे कैसे किया, ये क्या, वो क्या. ऐसे नहीं, ये है वो ऐसे है. अगर आप लोग चाहते हो किसी और को ले तो मुझे निकाल के आप किसी और को मेरी जगह बैठ सकते हैं, लेकिन जब तक मैं हूं आई विल कीप प्रमोटिंग जूनियर्स, बिकॉज ये लोग आपके लिए फिर अगले 15 साल एसोसिएशन के लिए रिलेशनशिप भी रखेंगे और परफॉर्मेंस भी देंगे. थोड़ा सा मेरा इस पे एक मतलब अलग व्यू है. अलग व्यू नहीं, मैं समझना चाहता हूँ. आपने बोला आप जूनियर्स को प्रमोट करोगे, rather than selecting a 35 years old, you will prefer to select a person between age group of 15 to 20 years. So अगर अगला वहाँ 35 years तक गया है तो उसने भी पीछे 10 साल दिए हुए हैं, although he is on a aging this thing. So हमें उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि 10 साल अगर उसने पहले दिया हुआ है और आगे ठीक है वो 2-3 साल ही देने वाले हैं. तो जैसे कि अब आप कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं अगर उसकी परफॉर्मेंस में इफ ही इज इन द टॉप 1 or 2 रैंकिंग्स और टॉप 3, तो उसकी जगह तो है ही टीम में, उसे तो मैं ड्रॉप नहीं करूंगा. मैं बात कर रहा हूं नंबर 4 और 5 की. ओके, बेंचिंग वाले में जहां पे बोला कि जहां पे एक रिवॉर्ड लगे 15 to 20 वाले के लिए ना, मैं बात उनकी कर रहा हूं. मैं जो टीम में है, अब युकी भांबरी है, रोहन बोपन्ना है, दे आर ऑल इन देयर लेट 30s और 40s, बट दे आर स्टिल द बेस्ट. तो उनको तो लेना ही है, ऐसे नहीं है कि उनको ड्रॉप करना है. और मैं तो इनफैक्ट अब शायद आई मे बी इन ट्रबल फॉर सेइंग दिस, बट आई थिंक समबडी लाइक रोहन बोपन्ना को आप, लिएंडर पेस है, रोहन बोपन्ना है, सानिया है, महेश है, ऐसे लोगों को एसोसिएशन को इन्वॉल्व करना चाहिए. यस. और दे यू नो मे बी नॉट इन एडमिनिस्ट्रेशन, शायद मे बी दे आर नॉट ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर्स, पर टेक्निकल चीजों में, टैक्टिकल चीजों में, टीमों के साथ इनको तो इन्वॉल्व एज अ मेंटर इनको इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है. इसी से आगे, बिकॉज दे आर योर आइकॉन्स. यस यस. आज क्रिकेट में हम लोग, व्हाई आर सो मेनी मिलियंस ऑफ बॉयज गर्ल्स प्लेइंग क्रिकेट? क्योंकि उनको एक आइकॉन दिखता है कि विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, जसप्रीत बुमराह है, जो वर्ल्ड चैंपियन है, तो हमें उनकी तरफ बनना है. दे आर नॉट, अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा वेर ऑर्डिनरी क्रिकेटर्स, ये सारे लाखों बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते. सही बात है. आज भी जो भी महेश, लिएंडर, सानिया ने डन अमेजिंग वर्क फॉर गर्ल्स टेनिस जस्ट बाय बीइंग व्हाट शी इज. यस. उसकी जो एक बैकग्राउंड थी, उसमें स्पोर्ट इज नॉट प्रायोरिटी, लेकिन उस बैकग्राउंड से निकल के उसने जो भी कमाल किया है, टॉप 20, इवन इन द सिंगल्स में टॉप 30 थी, डबल्स में तो व्हाट 60-70 वीक्स और 350 वीक्स, ऐसे कुछ, शी वाज नंबर 1 इन द वर्ल्ड. तो उससे, उस चीज को देख के जितने बच्चियां गर्ल्स खेलना शुरू किया है, इट्स अमेजिंग. लिएंडर महेश को देख के हाउ मेनी किड्स, वो जो एक एरा था इनका, yes. उनकी इरा से बहुत, हम टेनिस के लिए वो बहुत बड़ा था, और उन दिनों को हमें वापस ले आना है अभी. और मुझे भी लगता है कि वो जो आइकॉन्स को सजो के रखने का, उनको ग्लैमराइज करने का जो क्रिकेट में है, अगर आप देखोगे तो 83 में वर्ल्ड कप इंडिया जीती थी, और मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स के नेम हम आज भी याद करते हैं कि नहीं, दिलीप वेंगसरकर, कपिल देव, सुनील गावस्कर, इन सबको हम लोग, मोहिंदर अमरनाथ, सो सबका नाम याद है, सबने क्या किया, और उनको उस तरीके से ग्लैमराइज किया जाता है. बीसीसीआई टाइम पे उनको ये करता है. करेक्ट. सो वो चीजें अगर टेनिस में भी होगी, टेनिस के भी आइकॉन्स जो हैं, उन्होंने जब खेला, जैसे हॉकी में देखा जाए तो एक जो अपना गोल्डन एरा था, उसके बाद भी धनराज पिल्लाई आए, भले उस टाइम पे बहुत मेजर अचीवमेंट नहीं है, बट ही इज वन ऑफ द बेस्ट हॉकी प्लेयर एंड आइकॉन है, उनको आज भी लोग जानते हैं. तो वैसे टेनिस को भी वो अपने आइकॉन्स को सजो के रखना चाहिए. बहुत जरूरी है. नहीं, ट्रू है. सो
कोई सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म आज तक का, क्योंकि वो तो पार्ट एंड पार्सल है, बट कोई ऐसा क्रिटिसिज्म जो आपको लगता था कि ये अननेसेसरी था या यहाँ पे मेरे से चूक हो गई, ऐसा कुछ? नहीं, नॉट रियली ऐसे, बिकॉज वी आर वेरी फेयर, क्योंकि वो सिलेक्शन कमेटी में आई एम द चेयरमैन, बट मेरे साथ बहुत सारे बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं हु आर बीन इन द गेम फॉर द लास्ट 30 years. ओके तो उनका भी सहारा होता है उनका, जब अगर मेरे से अगर कोई गलती हो तो वो लोग कहते नहीं नंदन, आई डोंट थिंक दिस इज राइट, और अगर सही है, लॉजिकली सही है, तो मैं भी मानता हूँ. अगर उनके साथ हिसाब से कुछ गलती हुई है तो मैं कहता हूँ कि नहीं, ये सही नहीं है, और एट द एंड वी एक्चुअली कम अप विद द करेक्ट टीम. सो आपको अभी आगे फ्यूचर कैसा दिखता है इंडियन टेनिस का? फ्यूचर इज फ्रॉम अ प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो अपने पास पोटेंशियल वाले प्लेयर्स है, टैलेंटेड प्लेयर्स है, भरे हुए वी हैव द पोटेंशियल टू बी इन द टॉप. अभी आप डबल्स की बात कर लो, वी हैव 7 or 8 players in the top 100, top 150. Okay. It's not happened in singles, but in doubles we have 7 or 8 players, which is मेरे हिसाब से सिर्फ यूएस या फ्रांस के ऐसे 2 देश है जहां पे 7 या 8 प्लेयर्स टॉप 150 में. तो द टैलेंट इज देयर, पोटेंशियल इज देयर. 2 चीजें होनी जरूरी है. एक, द एसोसिएशन, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन हैज टू, क्या कहते हैं उसे, अपने घर को साफ करना चाहिए. प्लेयर्स के साथ रिलेशनशिप्स बढ़ानी है, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी रखनी है, थोड़ा सा जैसे और एसोसिएशंस में है, थोड़ी प्रोफेशनलिज्म ले आनी चाहिए. अब किसी टैलेंट हंट है, किसी करना है, तो किसी प्लेयर को या ऐसे ही लोगों को इंचार्ज रखो ना. यस यस. किसी आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर को रखने से क्या फायदा है, उसको तो पता नहीं है, उसको नहीं पता है. सो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. ये जो एक चीजें थोड़ी होती है, जो प्रोफेशनलिज्म होता है, ये सब लाना जरूरी है. बट आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस वक्त जरूरी है कि एसोसिएशन अपने आप को एक ऐसे एसोसिएशन का एक इमेज दे जो प्लेयर्स के लिए है. यू नो, इट्स द स्पोर्ट विच इज बिग, इट इज नॉट द प्लेयर, इट इज नॉट द एसोसिएशन. तो दोनों तरफ से ये एक थोड़ा ये होना चाहिए कि वी आर डूइंग दिस फॉर द स्पोर्ट. स्पोर्ट से मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मुझे I mean, जो भी है, I am today where I am because of the sport. Yes. Sport is not there because I am big. True है. Yes. विराट कोहली जाएगा, कोई और आएगा. Yes. लिएंडर पेस गया, रोहन बोपन्ना आया. तो हर स्पोर्ट में ऐसे होता है. You know, धनराज के बाद बहुत सारे बाकी के प्लेयर्स आए. Yes. So the sport is always there. तो दोनों तरफ से, प्लेयर्स की तरफ से और एसोसिएशन के, ये माइंडसेट होना चाहिए कि द स्पोर्ट इज व्हाई वी आर हियर. यस. स्पोर्ट इज नॉट देयर बिकॉज वी आर हियर. ट्रू है. तो ये अगर बात सही हुई और हम लोग बस एक सोच में पड़े कि हम क्या कर सकते हैं कि जिससे अपने स्पोर्ट का इमेज और भी अच्छा हो. और स्पोर्ट का इमेज कब अच्छा होगा, जब प्लेयर्स प्रोड्यूस होंगे. सो बॉटम लाइन, हम लोगों को प्लेयर्स प्रोड्यूसिंग के बारे में सोचना है. उसके लिए फिर जो भी जरूरी है वो हमें करना है. क्या लगता है, सिंगल्स में ग्रैंड स्लैम आने के चांसेस कब तक हैं? नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम. अभी तो हमारे पास टॉप 100 में कोई नहीं है. तो नंबर 1 के बारे में सोचना, या सो ग्रैंड स्लैम चैंपियन मींस ऑलमोस्ट वर्ल्ड नंबर 1. वही तो चीज है. सो मे बी इज नंबर 3-4 इन द वर्ल्ड, बट वर्ल्ड चैंपियन एंड ग्रैंड स्लैम चैंपियन, वर्ल्ड नंबर 1 इज ऑलमोस्ट द सेम. तो उसके लिए बहुत एटलीस्ट 1 generation. So 7 years, 8 years, 10 years, who knows. But all these, ये सब ग्रैंड स्लैम चैंपियन हो या वर्ल्ड चैंपियंस हो, ये कैसे बनते हैं? ये एक प्रोसेस से बनते हैं, ये एक सिस्टम से बनते हैं. और आज तक हमारे यहाँ जो भी प्लेयर्स आए हैं,
मेरे से पहले जयदीप मुखर्जी, रामनाथन कृष्णन, प्रेमजीत लाल थे, फिर हम लोग आए, फिर हमारे उसके बाद विजय आनंद अमृतराज आए, शशि मेनन, जसजीत सिंह, मैं था, फिर लिएंडर। हम लोग वी बिकेम चैंपियंस, वी बिकेम प्लेयर्स इन स्पाइट ऑफ द सिस्टम। अब ये होगा नहीं। नाउ अ चैंपियन विल हैपन ओनली बिकॉज ऑफ द सिस्टम, नॉट इन स्पाइट ऑफ द सिस्टम। ये सिस्टम के बावजूद नहीं होगा, ये सिस्टम की वजह से होगा चैंपियन। तो पहली बात है कि अपनी सिस्टम को लाइन पे लाना है, उसे एक स्ट्रीमलाइन करना है। जब वो होगा उसके बाद हम लोग टॉप 100 प्लेयर्स के बारे में सोचेंगे। एक बार टॉप 100 के टॉप 50 में अगर 4-5 प्लेयर्स आ गए तो फिर उसके बाद टॉप 5 इन द वर्ल्ड is a little easier, but the biggest battle is getting players into the top 50, और उसके लिए आपको आपकी systems in place होनी चाहिए। ओके क्या टेनिस को और पॉपुलराइज करने का ज़रूरत है ताकि और पूल आ सके? मैं अब थोड़ा सा, क्योंकि जो मेरी ऑडियंस है वो रूरल और Tier 2 एंड बियॉन्ड वाले लोग हैं। ऑडियंस तो सारे हैं, बट क्योंकि वहाँ पे इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस उतना नहीं पहुँचा जितना पहुँचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि वहाँ पे दो ही चीज़ें हैं जिसके कि मैं अगेंस्ट में नहीं हूँ, क्रिकेट और गवर्नमेंट जॉब्स। वहाँ पे दो ही करियर ऑप्शन देखे जाते हैं, या क्रिकेट को इंटरटेनमेंट से या तो क्रिकेट को करियर से लिया जाता है। जबकि टेनिस एज ए स्पोर्ट देखा जाए तो काफ़ी फेमस है, रिनोन्ड है, रिवॉर्डिंग है, सारी चीज़ें हैं, बट टेनिस उतना पॉपुलराइज नहीं है। मैंने नहीं देखा कि मेरे आसपास के 10 गाँव में कभी किसी ने टेनिस का रैकेट उठाया और खेल रहा हो। बैडमिंटन तो फिर भी लोग खेल लेते हैं कि चलो ठीक है खेल लिया। सो उसके पीछे आपका या जो एसोसिएशन है उसका क्या विचार है? तो आई थिंक एक बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन में उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। इट्स कॉल्ड, उसके बहुत सारे अलग अलग से नाम थे, लेकिन इट्स कॉल्ड प्ले एंड स्टे, उसका एक नाम था। फिर टेनिस उसको कहते थे, दैट मीन्स फॉर अंडर 10। और प्ले एंड स्टे मीन्स बहुत सारे लोगों को ये लगा कि प्ले एंड स्टे मीन्स किसी हॉस्टल में जाके रहो और वहां खेलो, बट प्ले एंड स्टे मीन्स एट द एज ऑफ 5 to 8 उनको एक छोटे रैकेट्स, सॉफ्ट बॉल्स, छोटा नेट, उनको टेनिस सिखाना शुरू करो। ओके, सो दे स्टे विद द गेम। ओके, तो हम लोगों ने अभी पूना में वी हैव टॉट मोर देन 15,000 किड्स इन पूना इटसेल्फ। वी गो टू स्कूल्स और हम लोग कहते हैं कि आपके जो भी बच्चे हैं, क्या कहते हैं उसे, नर्सरी से लेके फर्स्ट स्टैंडर्ड तक हमें दे दो। वी विल नॉट इवन चार्ज अ लॉट ऑफ मनी, बट हमें बच्चे दे दो। बिकॉज ये जो प्रोग्राम है इसको मिनी टेनिस कहते हैं या प्ले एंड स्टे प्रोग्राम कहते हैं। रैकेट इतनी बड़ी होती है, नेट तो इतना होता है, बिकॉज द किड इटसेल्फ इज दैट स्मॉल। तो उनको इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, उनको एथलीट बनाने के लिए, when he is 10 years old he is already become an athlete because of ये जो सारे एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, ये एक्टिविटीज की वजह से उसको फिटनेस और एथलेटिज्म में थोड़ी दिलचस्पी क्रिएट होती है। तो एट द एज ऑफ 10 फिर आप डिसाइड कर लो ना, आपको टेनिस खेलना है, क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल, फिट तो हो आप। यस यस यस। सो दैट इज समथिंग वी हैव स्टार्टेड। तो हम लोग कहते हैं कि समझो हमने 10 साल में 15,000 बच्चे ऐसे ये किया हुआ है, इन बच्चों का ट्रेनिंग किया हुआ है। तो मैं कहता हूँ कि इसमें 10% भी टेनिस में रहे, समझो बाकी कोई बास्केटबॉल में गया, फुटबॉल में गया, पर 10% भी रहे तो हर साल मुझे 1,500 और बच्चे मिल रहे। और उन 1,500 बच्चों में से फिर आगे जाके कोई प्लेयर बनेगा, चैंपियन बनेगा। तो दैट इज अ बिग वे टू स्टार्ट। ये जो अगर स्कूल्स प्रोग्राम में अगर आप जाके कर सको, एंड इट इज वेरी इजी, कुछ यू डोंट इवन नीड हाफ अ टेनिस कोर्ट, क्योंकि बच्चे तो छोटे होते हैं ना, दे आर ऑल 5 and 6 year olds, तो उनको फुल कोर्ट भी नहीं लगता, तो बहुत आसान है करना। तो ये करना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात जो करनी बहुत जरूरी है वो, इट्स नॉट जस्ट फॉर टेनिस, पर एक हमेशा एक सवाल जो आता है कि 140 करोड़ फिर भी ओलंपिक मेडल्स नहीं, गोल्ड मेडल नहीं, barely 5 medals, 10 medals। तो व्हाई इज दैट? कि आउट ऑफ 140 करोड़ 75 करोड़ डोंट नो कि अपना अगला मील कब आएगा। तो
और 140 करोड़ में कितने ऐसे माँ बाप है जो एक्चुअली कोई ना कोई स्पोर्ट खेलते हैं? अगर आप डॉक्टर हो, आपकी पत्नी डॉक्टर है, तो आप अपने बेटे को स्पोर्ट में डालोगे? कब डालोगे? जब डॉक्टर होने के बावजूद आप एवरी सैटरडे संडे क्लब जाते हो, बैडमिंटन खेलते हो, टेनिस खेलते हो, आपकी वाइफ स्विमिंग जाती है या कुछ और स्पोर्टिंग करती है, तब आप बोलेंगे कि हाँ, स्पोर्ट इज गुड फॉर द चाइल्ड। तो ये जो कल्चर है, स्पोर्टिंग कल्चर, वो अब तक हमारे यहाँ नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया में देखो, साउथ अफ्रीका में देखो, यूएस में देखो, सैटरडे संडे फुल फैमिली इज एट द क्लब। बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, बाप टेनिस खेल रहा है, माँ और कुछ खेल रही है, बैडमिंटन खेल रही है, या योगा कर रही है, एरोबिक्स कर रही है, बट दे आर ऑल एट द क्लब। तो उनमें वो एक स्पोर्टिंग कल्चर है एंड एक रियलाइजेशन है कि स्पोर्ट्स अभी करियर बन सकता है। ये अपने यहाँ अभी तक, स्पेशली टियर 2 और टियर 3 टाउन्स में, ये अभी तक एक, क्या कहते हैं उसे, ये नहीं आई है, अवेयरनेस आई नहीं है कि स्पोर्ट से भी करियर बन जाता है। मैं अपनी खुद की बात करता हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी वाइफ की नानी ने कहा, हाँ नंदन खेलता तो अच्छा है, नाम भी सुना है, लेकिन कमाता है कि नहीं? तो ये तो मेरी फैमिली की बात कर रहा हूँ जहाँ एवरीबडी वाज अवेयर। तो मैं सोच रहा हूँ कि टियर 2 और टियर 3 में तो ये उनके लिए, लाइक यू सेड, गवर्नमेंट जॉब होगा, सेफ्टी है, और उनके लिए सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जैसे मैंने कहा कि अभी तक मील्स का सिक्योरिटी नहीं है, तो स्पोर्ट तो बाद में आता है ना। दैट बीइंग सेड, आज के आप कोई भी स्पोर्ट ले लो, द चैंपियंस आर ऑल फ्रॉम टियर 2, टियर 3। हाउ मेनी वर्ल्ड चैंपियंस आर देयर फ्रॉम मुंबई और दिल्ली? बिकॉज यहां पे एक अलग ही माहौल है। इन सिटीज में, बिग सिटीज में, आप अच्छा प्लेयर नहीं बना, अच्छा ठीक है, कल से मेरे ऑफिस में आके बैठ जाओ, बेटे को कहा, बेटी को कहा। टियर 2 में क्या है कि जैसे मेरे डैड ने कहा था कि अगर तुम प्लेयर नहीं बनोगे तो मेरे पास किसी चीज के लिए मत आना, तुम्हें संभालना है, तुम्हें झेलना है। तो ये टियर 2 की एक खास बात है। All the top athletes today across all sports are coming from smaller towns because ये बाकी के जो distractions है बड़े शहरों में, pubs है, discos है, clubs है, म्यूजिक, डांस, पार्टी, जो भी आपको, ये वहां पे है, चीजें abundance में है यहाँ पे। तो वो वहां पे नहीं है। वहां पे फोकस बस एक चीज पे है और एक ड्रीम लेके आते हैं कि मुझे वो बम्बई के बच्चे जैसे होना है। फॉर मी इट वाज द सेम, दो आई वाज इन पूना। उस टाइम पूना तो वाज लाइक अ टियर 2 सिटी, पर जब भी मैं अपने बम्बई के दोस्तों को देखता था, और मेरी ये थी कि अरे मुझे इनसे अच्छा बनना है, ये इतने शो ऑफ करते हैं, मुझे इनसे अच्छा बनना है। तो वो एक हंगर वहां से पैदा होती है। सो द स्पोर्ट, द आई थिंक द, क्या कहते हैं उसे, द फ्यूचर ऑफ स्पोर्ट is in tier 2 where अभी भी बहुत हो सकता है बिकॉज बच्चों को बाकी को कोई डिस्ट्रैक्शंस है नहीं। सो इसमें मैं ये ट्राई करता हूँ ब्रेक करने का, समझने का, कि जो स्टेक होल्डर्स है, अगर देखा जाए, पेरेंट्स है, पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, टीचर्स हैं या वहाँ जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है वो बच्चों को पढ़ा रहा है, तीसरा है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज या जो एजुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज है उसको बनाता है, फॉर्मुलेट करता है, एग्जीक्यूट करता है। जो चौथा है वो स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, वो बॉडीज है, चाहे वो कबड्डी के लिए कबड्डी का होगा, टेनिस के लिए टेनिस, क्रिकेट के लिए क्रिकेट। अब इसमें से पेरेंट्स तो उतना जानता नहीं है। टियर 2 एंड जो मैं रूरल की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे पेरेंट्स को उतना अवेयरनेस है ही नहीं कि टेनिस करके एक स्पोर्ट है जिसमें कि खेलते हैं, ग्रैंड स्लैम होता है, दे डोंट नो। उन्होंने स्कूल भेज दिया, स्कूल में टीचर्स हैं, बट टीचर्स भी वहां पे उतने अवेयर नहीं है क्योंकि वो उसी सराउंडिंग में है, तो वो क्रिकेट ही जानते हैं। वो क्रिकेट जानते हैं या तो पत्ते खेलना जानते हैं, दो आर द टू थिंग्स, राइट? सो और लोग कुछ जानते होंगे, मैं अंडरस्टिमेट या किसी को ऑफेंड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ। अब तीसरा आता है गवर्नमेंट, जो कि जब ओलंपिक जाएगा तो ओलंपिक टीम के साथ फोटो शो ऑफ होगा एंड ऑल दोज थिंग्स होगा, बट वो ओलंपिक
अभी खत्म हुआ है, उसके बाद अब ओलंपिक के बारे में कोई चर्चा नहीं होगा। तो वो बिल्डअप वहीं से होता है। तो तो क्या वो इस गवर्नमेंट करे, या तो गवर्नमेंट बोले कि नहीं भाई तुमको एक स्पोर्ट तो करवाना है जो कि वहां से प्रोफेशन निकलेंगे, भले तुम बैडमिंटन करा दो, भले तुम टेनिस करा दो, क्रिकेट करा दो, बास्केटबॉल करवा दो, फुटबॉल करवा दो, बट एक स्पोर्ट ऐसा होना चाहिए कि जहां के स्पोर्ट होना ही चाहिए स्कूल में। या तो फिर स्पोर्ट्स बॉडी जो है, जैसे टेनिस एसोसिएशन है, आपने बोला कि नहीं मैंने 15,000 किड्स को पुणे में किया, तो क्या ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाकर के बॉडीज कि एक स्टेट को टेनिस वाले ने लिया है कि भाई मैं टेनिस यहाँ पे महाराष्ट्र के टेनिस को मैं देख रहा हूँ, क्रिकेट ने बोला कि नहीं जो यूपी है, मैं यूपी से आता हूँ तो यूपी की बात कर रहा कि यूपी के जो क्रिकेट की चीजें हैं, क्रिकेट के लिए एक्टिविटीज है, वहां के स्कूल्स में मैं देखने वाला हूँ, कबड्डी कोई और देख रहा है, हॉकी कोई और देख रहा है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से उड़ीसा ने हॉकी को अडॉप्ट किया है। yes. उड़ीसा ने हॉकी को अडॉप्ट किया है, और जहां तक मेरी समझ है हमारे यहाँ बम्बई, पुणे, महाराष्ट्र में यहाँ की जो करंट एसोसिएशन बॉडी है, जो भी इन्वॉल्व है, दे हैव डन अ लॉट। जो टेनिस पुणे और बॉम्बे कहते थे, आज टेनिस पूरी महाराष्ट्र में फैला हुआ है। ओके, सो फॉर मी टेनिस इज महाराष्ट्र से अगले 5 सालों में विल ग्रो लाइक एनीथिंग। सो सर, जैसा आपने बोला कि पुणे के लिए तो आप कर रहे हैं, सो पुणे आप देख रहे हैं या 15,000 किड्स या जो भी स्कूल्स कवर कर रहे हैं, तो ऐसे दूसरे जो स्पोर्ट्स में हैं वहां पे कैसे कर सकते हैं? नहीं, जैसे मैंने कहा ना कि ये अगर होना है तो एसोसिएशन की तरफ से होना है, क्योंकि ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस मैं पुणे के बाहर तो कर नहीं सकता ना, बट एन एसोसिएशन, और इस एसोसिएशन ने स्पेशली द महाराष्ट्र स्टेट टेनिस एसोसिएशन, उन्होंने जो छोटे गांव थे वहां पे बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। जहां तक पुणे और मुंबई का सवाल था, वो तो पहले से टेनिस वाज बिग, बट अभी कोल्हापुर, नागपुर, सोलापुर, परभणी, अहमदनगर, ये जो स्मॉलर सिटीज है वहां से भी अभी प्लेयर, हमारा एक अभी मैं नाम भूल गया, बट आई थिंक वन ऑफ आवर नेशनल चैंपियंस इज फ्रॉम कोल्हापुर। और नॉट इवन कोल्हापुर से भी 25 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, वहां से वो उसकी बैकग्राउंड है। अभी वो ट्रेन करता है, पुणे में ट्रेन करता है, बट हिज बैकग्राउंड इज फ्रॉम देयर। तो ऐसे ही वो चुन के नगीने निकालने होते हैं। यस। बट उसके लिए लाइक आई सेड, ये मुमकिन है अगर एसोसिएशन उसे बैक करे, गवर्नमेंट उसे बैक करे। अगर गवर्नमेंट उसे बैक करे कि हाँ भाई ये म्यूनिसिपल स्कूल्स में ये टेनिस टैलेंट हंट होगा, तो फिर स्कूल का प्रिंसिपल भी मना नहीं कर सकता है। एंड देन इट इज इजी फॉर समबडी लाइक मी कि भाई गवर्नमेंट की परमिशन है, लेटर है, एसोसिएशन का लेटर है, तो आपको करना कुछ नहीं है, जो करना है मैं करूंगा। यस। इन्वेस्टमेंट भी मैं ही कर रहा हूँ, या एसोसिएशन करिए, आपको बस आपके प्रीमाइसेस देने हैं और आपके बच्चे देने, और कुछ करना नहीं है। तो वहीं से वो शुरुआत होगी। इट हैज टू स्टार्ट देयर, नोवेयर एल्स। ओके, सो जो स्टेप है, आपको क्या लगता है कि किस एज से किसी भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि मैं टेनिस की बात कर रहा हूँ, तो आपने बोला कि वो प्ले एंड स्टे वाला जो है कि वो 5 to 8 के बीच में ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। बट अगर जो 5 to 8 जो उतना जागरूक नहीं है, या जहाँ पे वो ऐसी सुविधाएं नहीं है, तो कौन से एज में सोचना चाहिए और कौन से एज तक जाते जाते तो स्पोर्ट्स में डाल ही देना चाहिए, अगर एज अ करियर आप देख रहे हो आगे तो? सी एज अभी तो आजकल ट्रेंड है कि जितने यंग है उतने ज़्यादा उन्हें जितनी जल्दी होती है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि 5 साल के, और मैं कहता हूँ अरे भैया वो रैकेट भी नहीं उठा पा रहा है, वो क्या टेनिस खेलने वाला है, 5 साल का है अभी। तो हम लोग नॉर्मली 6 साल की उम्र से कहते हैं कि हाँ अभी आ जाओ, वी गिव देम द स्मॉल रैकेट्स, ये वो करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो सारे बच्चे हैं जो भी है स्पोर्ट में, अप टू द एज ऑफ 12 आप भला शुरू करो 7-8 पे, लेकिन ये मत कहो एट 8 आई वांट टू बी ए टेनिस प्लेयर, या आई वांट टू बी फुटबॉल प्लेयर या क्रिकेट प्लेयर। एज ऑफ 8 से लेके 12 तक, और शायद मे बी इवन मोर 13-14 तक, आप कम से कम 2-3 स्पोर्ट खेलो। आप एक इंडिविजुअल स्पोर्ट खेलो, आप एक टीम स्पोर्ट खेलो, आप मे बी स्विमिंग करो ऐसे। सो 2 days टेनिस, 2 days फुटबॉल या बास्केटबॉल एंड 2 days स्विमिंग। तो मेरा कहने का मतलब है कि टेनिस इज एन इंडिविजुअल स्पोर्ट, और वो आपको 4 लोगों के साथ
कैसे जुल मिल के खेलना है या टीम वर्क सिखाता नहीं है। इसीलिए 2 दिन फुटबॉल खेलो, बिकॉज फुटबॉल में आपको 10-11 लोगों के साथ 16 लोगों की टीम होती है, 11 खेलते हैं, तो वो 15-16 लोगों को साथ में लेके चलना है। तो यू लर्न हाउ टू डू थिंग्स फॉर अदर्स एंड यू लर्न हाउ टू टेक थिंग्स फ्रॉम अदर्स। तो वो करो। स्विमिंग करो बिकॉज इट्स अ फुल बॉडी एक्सरसाइज, उसमें देयर इज एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज एक्सरसाइज, तो वो करो। योगा करो। आइडियली मेरे हिसाब से अगर मुझे चॉइस दिया गया तो मैं कहूँगा एट द एज ऑफ 6-7 मलखाम, आपने सुना होगा, मलखाम बोल के स्पोर्ट है, आप गूगल कर लो, आप देख लो, बहुत मजे की चीज है। इट हैज बीन मेड कंपल्सरी इन जर्मनी। और लगता क्या है, एक लिटरली हम लोग जैसे बैठे हैं वहां अपने बीच में एक पोल होता है, और वो पोल पे एक्सरसाइजेस करते हैं। अच्छा। और आपको जिंदगी में कभी इंजरी नहीं होगी। आप अगर वो मलखाम करोगे तो आपको जिंदगी में इट टीचेस यू सो मच अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी। आपको जिंदगी भर एक्सरसाइज, तो वहां से शुरू करो। एंड खर्चा क्या है आपको, बस एक पोल लगाना है, उसका एक स्पेशल पोल होता है, शायद 7-8 हज़ार का होगा, ग्राउंड भी नहीं की जरूरत नहीं है, आप जितने बैठे इसके आपके बीच में एक पोल आ गया, बस उससे शुरू करो एंड देन गो टू समथिंग एल्स। बट देन एट द एज ऑफ 13 और 14 यू डिसाइड कि हाँ मुझे फुटबॉल में ज़्यादा दिलचस्पी है, मुझे टेनिस में ज़्यादा दिलचस्पी है, और फिर उस स्पोर्ट पे ध्यान करो। और एक हमारे टेनिस में रूल है उसके बाद कि आपको अगर 10% चांस होना है टॉप 100 प्लेयर्स में आने के लिए, तो उससे पहले आपको 10 साल में 10,000 घंटे टेनिस खेलना है। अच्छा। तो वो बट दैट स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 13। तो इफ यू लुक एट इट दैट वे, दैट इज यू आर सेइंग कि एक साल में 1000 घंटे खेलने, यानी कि दिन में 3 घंटे खेलने। दिन में 3 घंटे। तो बट दैट स्टार्ट्स आफ्टर द एज ऑफ 13, और तब जाके आप 22, 23, 24 की उम्र में यू हैव अ 10% चांस ऑफ बीइंग इन द टॉप 100 इन द वर्ल्ड। तो मुश्किल तो बहुत है। सो उसके लिए एक स्पेशली बच्चे होने जरूरी है कि जो कहेंगे कि हाँ हम लोग 10 साल ये करेंगे। अगर कोई है जो कहीं Tier 2 या बियॉन्ड में है, रूरल में है, रिसोर्सेज तो नहीं होते हैं, मोस्टली नहीं होती है, रिसोर्सेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, बट कोई बच्चा है जो कि देखा, कोई मैच देखा या कुछ सुना, जैसे जो अपने लीजेंड्स हैं उनके बारे में पढ़ा, कहीं कुछ जीते हैं, तो आता है एक जज्बा आता है कि यार मुझे भी खेलना है। तो अगर ऐसा कुछ आता है तो उसके लिए वो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, लोकल मोटिवेशन या लोकल कह लो कि कोई है नहीं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? या अनफॉर्चुनेटली इस वक्त तो ऐसा है कि अगर छोटे गांव में ऐसा कोई है तो उसे पूना, बम्बई, पूना या कहो या सोलापुर, कोल्हापुर, अभी इस स्टेट के बहुत सारे, जैसे मैंने कहा कि ऑलमोस्ट एवरी सिटी हैज अ ऑफिशियल टेनिस सेंटर ऑफ द एसोसिएशन। तो आप यू कैन ऑलवेज ज्वाइन एनी ऑफ दीज। तो वो एक है, एंड दिस एसोसिएशन पर्टिकुलरली द स्टेट एसोसिएशन, महाराष्ट्र स्टेट एसोसिएशन, ये बहुत सारी स्कॉलरशिप्स, बहुत सारी क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड स्कॉलरशिप्स कहो या फिर व्हाट इज द वर्ड आई एम लुकिंग फॉर, एनकरेजमेंट देती है। they'll give rackets, they'll give clothes, they'll give shoes। अगर बच्चा सही है तो उसको टेनिस की फीस माफ कर दी। अच्छा। ऐसे बहुत सारे करते हैं। देयर इज एन अकेडमी इन पूना नाउ दैट इज डूइंग अ लॉट ऑफ चैरिटी वर्क। बहुत सारे बच्चों को फ्री टेनिस दिया जाता है। अच्छा। तो ओनली क्राइटेरिया कि टैलेंट हो, टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट होना चाहिए। तो ये अभी हमारे स्टेट में तो है, अब बाकी के स्टेट्स का पता नहीं मुझे। ठीक है, नहीं वो एक एक करके ही फिर चीजें बढ़ती है। आपने किया है तो कल को कोई दूसरा करेगा और तीसरा करेगा। जी बिल्कुल। सो ये है। अब आते हैं थोड़ा सा लास्ट में लाइट क्वेश्चन की तरफ, रैपिड फायर राउंड थोड़े से। सो ऐसा कोई मैच जो आपने अपने करियर में खेला हो और जो लगता हो कि आपको वो दोबारा खेलना हो? बहुत सारे ऐसे मैचेस हैं जो हारे, लेकिन या एक एक्चुअली देयर इज वन मैच जो मुझे आज भी
सताती है, वो थी विंबलडन, आई थिंक 79-80 की बात है. आई वॉज इन द फाइनल राउंड ऑफ द क्वालिफाइंग ऑफ विंबलडन और आई वॉज प्लेइंग एन आयरिश प्लेयर ओके. और मैं 2-1 लीडिंग था. फोर्थ सेट में भी लीडिंग था और पता नहीं वहां से कैसे फिसल गई मैच हाथ से और फाइनल राउंड में हार गया. और अगले दिन पेपर में पढ़ा कि जिस प्लेयर से मैं हारा था उसकी पहली मैच सेंटर कोर्ट पे विंबलडन में होगी अगेंस्ट बियॉन बोर हु वाज दैट टाइम वर्ल्ड नंबर 1. तो अगर वो जीत जाता तो आई वुड हैव बीन ऑन विंबलडन सेंटर कोर्ट फर्स्ट डे. तो वो एक हमेशा या कभी कभी, लेकिन ऐसे में आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु थिंक्स अबाउट द पास्ट. तो एक मैच लेकिन वो हमेशा याद रहती है. कोई ऐसा सुपरस्टिशन जो आप फॉलो करते थे, क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट्स प्लेयर करते हैं? नो नॉट रियली. सुपरस्टिशन ऐसे कुछ ये नहीं था. तो उस टाइम में या तो उस जमाने में था यानी देयर वाज समथिंग के कभी कभी यू नो टिल यू आर विनिंग यू डोंट शेव. ओके. तो वो एक था. कभी कभी एक ये भी था कि आई यूज्ड टू लाइक वेयरिंग ब्लू. पता नहीं मैचेस कोई जीते हो गए तो एनी टाइम आई हैड एन इम्पोर्टेंट मैच मैं हमेशा ब्लू टी शर्ट पहनता था. ओके. तो बस एक दो ऐसी छोटी चीजें थी और कुछ नहीं. कोई एक ऐसा ऑफ कोर्ट हैबिट जो लगता है कि जिसकी वजह से आप बेटर प्लेयर बन पाए? आई थिंक डिसिप्लिन. ओके. डिसिप्लिन बिकॉज मेरे लिए इन माई होल लाइफ कभी भी मैंने ऐसे कुछ गलत चीज़ें नहीं की है. हमेशा एक फोकस रहा है. वेदर मेरे प्राइवेट बिजनेस में हो या स्पोर्ट में हो या कोचिंग में हो, आज भी मैं अगर 9 बजे की कोचिंग है तो 9 बजे मैं कोर्ट पे रहता हूँ और 2 घंटे जो भी है 3 घंटे जो भी है कोर्ट में. सो आई हैव हैड अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन विच हैज हेल्प मी ऑल माई लाइफ. ऐसे कोई हैबिट ऐसे कोई ये नहीं है बट या स्टे क्लीन यू नो यानी कि नो स्मोकिंग नो ड्रिंकिंग ट्राई टू एक्सरसाइज. ये बस खाने का शौक है बस. वो छोड़ के बाकी और कोई गलत हैबिट तो है नहीं. बट दीज आर द हैबिट्स दैट हेल्प यू. मेन थिंग इज डिसिप्लिन. एक मैसेज जो द राइजिंग भारत के ऑडियंस को जो मैंने बताया कि टीयर 2 एंड बियॉन्ड जहाँ पे कि रिसोर्सेज और अवेयरनेस उतना नहीं है जितना होना चाहिए, है भी तो उसको सही तरीके से कंज्यूम नहीं किया जा पा रहा है, तो अगर उनके लिए कुछ मैसेज आप दें? आई थिंक द ओनली मैसेज इज कि आपके हाथ में जो है वो आप पूरा दिल दिमाग लगा के करिए. आपके हाथ में सिर्फ मेहनत करना है तो आप वो करिए. आप मेहनत करते रहिए, जी जान मेहनत करते रहिए. और दूसरी बात यह है कि आपने कुछ अपने लिए सपने देखें तो जब तक वो सपने आप हासिल नहीं कर लेते, आप कुछ अचीव नहीं कर पाते, छोड़ना मत. कीप वर्किंग. और वो सपने वही तभी जब हासिल होंगे तब आप मेहनत करेंगे. बस वही आपके हाथ में. आपका नसीब, आपके पेरेंट्स, आपके कोचेस, वो इट्स नॉट समबडी यू कैन कंट्रोल. तो आप बस उसी चीज़ों पे ध्यान दें और उस पे काम करें जो आपके कंट्रोल में है. बस. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. आपने टाइम दिया, काफ़ी खुल के बात की, उसके लिए धन्यवाद. थैंक यू.